हाय दोस्तों, तो आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है होम स्कूल। ये एक थाई ड्रामा है और इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये ड्रामा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर है। आई होप आप सबको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक टीनेजर बॉय को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे कमरे में होता है और अपने इर्द गिर्द मशकूक नजरों से देख रहा होता है। वो जिस अंधेरे कमरे में होता है वहाँ से छुप छुप कर ऊपर की तरफ आ रहा होता है और बहुत समझ संभल कर कमरे से बाहर निकलता है। वो वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन उसे कोई बड़ी उम्र का आदमी देख लेता है और वो टीनेजर भागना शुरू कर देता है और इसके पीछे वो बड़ा आदमी भी भागना शुरू कर देता है। इसको इसके नाम रन से पुकारने लगता है, लेकिन वो लड़का इसकी बात नहीं सुनता और आगे की तरफ भागी जाता है और जंगलों में आ जाता है। तेज भागने की वजह से और डर की वजह से वो ऑब्स्टिकल्स को नहीं देख पाता, तो एक जगह पर आकर किसी चीज से टकराकर वो गिर जाता है और उसी दौरान वो आदमी इसको पकड़ लेता है। रन नामी लड़का इसे कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर वापस जाने दो, और ये आदमी इसको इसके गले से पकड़ के कहता है कि तुम्हें ये जेली खानी होगी और इसे वो जेली ये जबरदस्ती खिला देता है और वो आदमी थोड़ी देर बाद इसको छोड़ देता है। लेकिन वो जेली खाते ही रन की बॉडी बिल्कुल नम हो जाती है, यानी उससे मूव नहीं हो पा रहा होता और उसके सामने एक बूढ़ी उम्र का एक आदमी आता है और कहता है कि रन ये तुम्हारा घर है। लेकिन रन इसके जवाब में कहता है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, होम स्कूल एक जहन्नुम है। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी होता है, अपने स्कूल के बारे में बता रहा था, यानी स्कूल का ये प्रिंसिपल है और कहता है कि होम स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल ही है, लेकिन ये बाकी बोर्डिंग स्कूल से मुख्तलिफ है। हर 3 साल बाद यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन इस स्कूल के एग्जाम थोड़े मुख्तलिफ है, यानी इस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम वो बच्चे नहीं देते जो कि यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स देते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद उन सभी पेरेंट्स का एक ब्रीफ इंटरव्यू होता है और उसमें स्कूल का प्रिंसिपल उनसे ये वजह जानता है कि आखिर वो अपने बच्चों को होम स्कूल में क्यों एडमिट करवाना चाहते हैं। ये स्कूल काफी एक्सपेंसिव है और यूजुअली यहाँ पर अमीरों के ही बच्चे एडमिशन लेते हैं जो कि काफी बिगड़े हुए होते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि वो इस तरह की जगह पर रहकर सुधर जाएंगे, जो कि उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात है। और सभी पेरेंट्स अपने इंटरव्यू में ऐसे ही बात कहते हैं कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की जगह पे लाएं ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ सेंसिबल काम कर सकें। जबकि दूसरी तरफ बच्चे अपने पेरेंट्स का बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब उनके पेरेंट्स इस एग्जाम और इंटरव्यू से फ्री हों और उन्हें रिजल्ट्स का पता चल सके। इंटरव्यू के दौरान उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि बाकी बोर्डिंग स्कूल से मुख्तलिफ स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाएगा, लेकिन सभी पेरेंट्स बहुत इजीली एग्री हो जाते हैं। उसके बाद लॉबी में जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर एक उसी स्कूल की टीचर आती हैं और कहती हैं कि वो बच्चे आए जो कि यहाँ पर स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का और लड़की होते हैं जो कि स्कॉलरशिप पर यहाँ पे आना चाहते हैं, वो इस मैडम के साथ चले जाते हैं। इसके बाद इन दोनों स्टूडेंट्स का इंटरव्यू वो प्रिंसिपल लेने लग जाता है। दोनों से सवाल किया जाता है कि तुम लोग होम स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हो। लड़का जवाब देता है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं यहाँ पे पढूं, और लड़की जवाब देती है कि मैं एक यतीम हूँ और होम स्कूल मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मुझे खुद का ख्याल खुद ही रखना है। कुछ दिन बाद जिस ऑर्फनेज हाउस में ये लड़की रहती होती है, इसका नाम मैकी है, इसको होम स्कूल की तरफ से मेल आती है और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट और ये उसे दिन स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। ये रात में होम स्कूल पहुंचती है, वहाँ पर एक टीचर इसके वेलकम में खड़ा होता है, कहता है कि तुम जाकर अपने ड्रेस चेंज कर लो, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लो, क्योंकि तुम सभी स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए एक पार्टी रखी गई है। यहाँ पर थोड़े ही स्टूडेंट्स होते हैं, ये थोड़ी मिस्टीरियस सी जगह लग रही होती है। वहाँ पर एक और टीचर आता है जो कि इनको कुकीज सर्व करता है। सभी स्टूडेंट्स को वो कुकीज बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं। मैकी के साथ जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम व्हाइट है। उसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर यहाँ पर आती हैं। प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ तुम 13 ही इस बैच के लिए सिलेक्ट हुए हो और तुम लोग अब से होम स्कूल के जेन 6 हो, यानी बैच 6, और तुम लोगों के पेरेंट्स ने कॉन्सेंट फॉर्म साइन कर दिया है जिसके मुताबिक 3 साल के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंसेस और बाकी तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस का अब होम स्कूल को ध्यान रखना होगा। और एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तुम लोगों को स्ट्रिक्टली होम स्कूल के रूल्स फॉलो करने होंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक एक करके वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बेहोश होने लग जाते हैं। और अगली सुबह जब इन स्टूडेंट्स को होश आती है तो ये देखते हैं कि ये लोग एक बस में हैं और इनको कहीं लेके जाया जा रहा है। सबसे पहले होश मैकी को आती है। ये ड्राइवर से पूछती है कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो वो बताता है कि होम स्कूल, और ये वही होता है जिसने इनको कुकीज सर्व की थी। मैकी इससे पूछती है कि तुम लोगों ने हमें ड्रग्स क्यों दी थी, यानी उनको बेहोश क्यों किया था, तो वो इसकी बात पर मुस्कुराता है, इसे जवाब नहीं देता। जब उन सब स्टूडेंट्स को होम स्कूल लेके जाया जाता है, ये लोग कहते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ पर क्यों लाए हो। सभी स्टूडेंट्स इन पे गुस्सा हो रहे थे कि आखिर ये कौन सा तरीका है, और वो जो वहाँ पे टीचर खड़ी होती हैं वो कहती है कि तुम लोगों को अपनी आवाज मास्टर आमिन के सामने ऊंची नहीं करनी चाहिए। मैकी कहती है लेकिन तुम लोगों ने हमें ड्रग क्यों दी थी। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोग जो भी यहाँ पर फेस कर रहे हो वो होम स्कूल के कोर्स का हिस्सा है और तुम्हारे माँ बाप इस सब से बहुत अच्छी तरह
बाखबर हैं। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम सबको स्ट्रिक्टली स्कूल के रूल्स को फॉलो करना होगा और पहला रूल ये है कि तुम लोग होम स्कूल में अपने सेल फोन्स यूज नहीं कर सकते। तो टीचर एक बॉक्स लाती है, कहती है कि तुम सब अपने फोन्स इसमें रख दो और ये सब बारी बारी अपने फोन्स उसमें रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन लोगों को इनके रूम्स दिखा दिए जाते हैं। तमाम लड़कियां एक रूम में होती हैं और दूसरी तरफ तमाम लड़के दूसरे रूम में होते हैं। सबके सोने का एक ही टाइम और उठने का भी एक टाइम होता है और सुबह 5:30 बजे तमाम कमरों में अलार्म बजने लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग था। ये लोग सब तैयार होकर किचन में आ जाते हैं। वहाँ पर इनको एक और टीचर मिलती है जो कि कहती हैं कि सैटरडे और संडे को तुम लोग अपने तीनों दिन का खाना खुद ही बनाया करोगे, बाकी वीक के डेज में तुम लोगों को पका पकाया खाना मिला करेगा। इन सबको मीटिंग रूम में बुला लिया जाता है। वहाँ पर मास्टर आमिर आते हैं और वो ये कहते हैं, ये मैं बात जानता हूँ कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर सही से एडजस्ट नहीं हो पाए, लेकिन प्रीवियस जेंट्स ने भी तुम लोगों की तरह यही प्रॉब्लम फेस की है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग को यहाँ की आदत हो जाएगी, क्योंकि अब से यही तुम लोग का घर है। इनमें से एक लड़का बोलता है जिसका नाम नाई होता है। वो कहता है कि ये घर नहीं बल्कि ये एक प्रिजन है, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे अपने डैड से बात करनी है। तो मास्टर आमिन कहते हैं कि जबकि तुम सब लोग घर वापस जाना चाहते हो तो मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना है कि आखिर घर होता क्या है। इनमें से एक स्टूडेंट जवाब देता है, जहाँ पर हम रहते हो। मास्टर आमिन कहते हैं कि बस यही। दूसरा स्टूडेंट ये कहता है कि घर वो होता है जहाँ पे हमारा दिमाग भी रेस्ट कर सके। मास्टर आमिन कहते हैं, मैं तुम लोग को एक असाइनमेंट देता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ये बताना है कि आखिर घर का मतलब क्या होता है। मैकी कहती है, तो क्या इन सब ने जो जवाब दिए वो गलत है? मास्टर आमिन कहते हैं कि नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन वो होम स्कूल के लिए सही भी नहीं। इस मीटिंग के बाद उन स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स वहाँ से भाग निकलते हैं। ये फैसला कर लेते हैं कि ये लोग अपने घर वापस जा रहे हैं जंगल के रास्ते, जबकि इन स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम था कि इनके ऊपर कैमरा से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर तिब्बत, मैकी और नाई वॉक कर रहे होते हैं। ये तीनों भी एक दूसरे से मिले नहीं होते, तो इसलिए ये लोग अपने नाम एक दूसरे को बता रहे होते हैं। नाई इनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे आखिर क्यों पढ़ना चाहते हो? मुझे मालूम है कि तुम लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप के जरिए आए हो। तिब्बत कहता है, मैं यहाँ पे अपनी मॉम की वजह से आया हूँ। मैकी कहती है, मैं यहाँ अपने लिए आई क्योंकि मैं ऑर्फनेज हाउस में रहती थी पहले, मेरे पास कोई चांस नहीं था किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने का, इसीलिए मुझे ये सूटेबल लगा। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लग जाती है और कहा जाता है कि जेन 6 के स्टूडेंट्स मीटिंग हॉल में जमा हो जाएं। नाई, मैकी और तिब्बत जब मीटिंग हॉल में आते हैं, वहाँ पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स होते हैं। ये लोग पूछते हैं कि बाकी कहाँ पर हैं? तो लड़का बताता है कि मैंने उन्हें यहाँ से भागते हुए देखा था। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है कि तुम लोगों के कुछ दोस्त होम स्कूल से भाग गए हैं, उन्होंने रूल की खिलाफ वर्जी की है, तो इसलिए रूल नंबर 5 के मुताबिक तुम लोगों को इस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम्हें अपने दोस्तों को ढूंढना होगा और उन्हें होम स्कूल वापस लाना होगा। नाई कहता है कि हम जाके उनको क्यों तलाश करें, ये मास्टर की ड्यूटी है। तिब्बत कहता है, और हम तो इस रूट से भी फेमिलियर नहीं है, क्या पता अगर हम गुम गए। बीफ कहती है कि मास्टर की ड्यूटी है और आप ही ने तो बताया था कि जंगल खतरनाक है। ये इनसे कहती है कि रूल नंबर 6 के मुताबिक हर स्टूडेंट की लाइफ एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए तुम लोगों को उनको ढूंढने जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स होम स्कूल से भागे होते हैं वो थक चुके थे और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट जिसका नाम हुगो है, वो कहता है कि अगर हम अभी यहाँ पर रुक गए तो क्या पता हमें मास्टर आके यहाँ से ढूंढ ले और दोबारा हमें होम स्कूल वापस ले जाए। और दूसरी तरफ वो बाकी स्टूडेंट्स अपने फाइल्स को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं और ऊंची ऊंची सबका नाम पुकार रहे होते हैं। थोड़ी देर आगे आने के बाद मैकी कहती है कि इस तरह से हम उनको नहीं ढूंढ पाएंगे और जंगल बहुत बड़ा है, कुछ देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा, तो इसलिए हमें 2 ग्रुप्स बना लेने चाहिए। फैंग और ब्यू नाइट के साथ जाएंगी, तिब्बत, फैंगहुंग और मैं एक तरफ जाएंगे। जो स्टूडेंट्स होम स्कूल से भागे होते हैं उनमें से एक स्टूडेंट मोग कह रहा होता है कि अब हमें होम स्कूल वापस चले जाना चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच पाए। ह्यूगो और जिंगजाय कहते हैं कि अगर हम अब स्कूल गए वापस तो हमें नहीं मालूम कि वो हमें किस तरह से पनिश करेंगे। मैक कहता है, मैं भी वापस स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बार मैं मोग से एग्री करता हूँ क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और हम कई घंटों से इसमें चल रहे हैं, अभी तक हम कहीं भी नहीं पहुंचे। ह्यूगो बहुत ही अजीब तबीयत का मालिक है और कहता है कि तुम दोनों कितने डरपोक हो, यहाँ पर आने से पहले तुम लोगों को सोचना चाहिए था। इससे बुजदिल बुजदिल पुकारने लगता है। मैक को गुस्सा आ जाता है, वो इसके करीब आता है और इसका कॉलर पकड़ के कहता है कि तुम तमीज से बात करो। व्हाइट कहती है कि तुम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैक कहता है कि तुम लोग जो भी कहो, लेकिन मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ, अगर तुम में से कोई साथ आना चाहता है तो आ सकता है। मैक का भाई मोर, एक और स्टूडेंट्स और व्हाइट साथ चले जाते हैं। यहाँ पर जिंगजाय, ह्यूगो और सिर्फ एक और स्टूडेंट रह जाता है जो कि वापस जाने पर राजी नहीं होते। मैक, मोर, फूजी और व्हाइट ये लोग काफी देर से चल रहे होते हैं, लेकिन इनको भी डायरेक्शन का नहीं पता चलता है। लेकिन कुछ देर बाद मोर को एक आवाज आती है और वो कहता है कि तुम सब खामोश हो, और दोबारा से बहुत ऊंची चीखने की आवाज आती है जिससे ये चारों डर जाते हैं और तेजी तेजी भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मैकी और तिब्बत कब से इन सबके नाम पुकार रहे होते हैं। व्हाइट को अपना नाम सुनाई देता है और ये रुक के देखने लग जाती है। इसको झाड़ियों के पीछे अपने फेलोज दिखाई देते हैं और ये उनकी तरफ भाग कर जाती है। ये चारों बहुत ज्यादा डरे होते हैं। जब ये लोग इनके पास आते हैं, मैकी इनसे कहती है कि तुम लोग इतने
घबराए हुए क्यों हो? वाइट कहती है कि हम सब ने जंगल में किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी है। मैगी कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वाइट कहती है वो ऐसी चीख थी जैसे कोई किसी को मार रहा हो। इसके बाद ये लोग कहते हैं हमें जल्दी घर जाना चाहिए। मोर कहता है क्या तुम लोग को डायरेक्शन का मालूम है? तभी पेंगोन बोलता है, कहता है कि मुझे मालूम है, मैं यहाँ पर आते हुए कुछ मार्क्स पीछे छोड़ के आया था। कुछ देर बाद ये लोग होम स्कूल वापस आ जाते हैं और इनकी लेडी टीचर कहती है कि तुम लोग अपने दोस्तों को ढूंढ लाए हो, अब से इनका ख्याल मास्टर पेपरॉन रखेंगे। लेकिन ये तिब्बत और मैगी से कहती है कि तुम लोगों के कुछ फ्रेंड्स अभी तक वापस नहीं आए, तुम लोगों को बाकियों को भी ढूंढना चाहिए। तिब्बत कहता है कि मास्टर आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि रात में जंगल काफी खतरनाक हो सकता है। आप लोग हमसे बड़े हैं, आप लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये कहती हैं कि मैंने तुम लोगों को बताया था रूल के मुताबिक तुम लोग अपने दोस्तों की जानों के जिम्मेदार हो, इससे आगे मैं तुम लोगों को और कुछ नहीं बता सकती। ये लोग जंगल में आ जाते हैं। उसी दौरान मैगी को कुछ फील होता है जैसे इनको कोई देख रहा हो और ये इन सबको भी कहती है कि तुम लोगों को कुछ महसूस हुआ? व्हाइट कहती है क्या यहाँ पे कोई जिन है या कोई टाइगर? मैगी कहती है मुझे लगता है यहाँ पे कोई इंसान है। ये चारों इर्द गिर्द देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिंगजाई, ह्यूगो ये सब आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिंगजाई एकदम से डर जाती है क्योंकि इसके सामने अचानक से कुछ आ जाता है। इनका एक फेलो कहता है कि मैं तुम्हारी चीख से डर गया हूँ। जिंगजाई कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ आने नहीं चाहिए था, मुझे वापस होम स्कूल चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर खड़े खड़े इनको एक बहुत तेज बैड स्मेल आने लग जाती है। ये थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं तो वहाँ पर एक कुत्ता मरा होता है और उसी दौरान किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है। इस दौरान ये सभी डर जाते हैं। ये दोनों लड़के आगे भागने शुरू कर देते हैं लेकिन जिंगजाई वहाँ पर स्लिप होकर गिर जाती है और ये दोनों पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। व्यू, फेंग और नाई अभी तक इन सबको ढूंढ रहे थे। उनको ये मालूम नहीं था कि आधे स्टूडेंट्स को ढूंढ लिया गया है। नाई कहता है मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना चाहिए। क्यों कहती है हम लोग कब से यहाँ पे घूम रहे हैं, हमें मालूम भी नहीं हमें वापस कैसे जाना है क्योंकि कोई भी रास्ता हमें याद नहीं। इस दौरान इनको इनका एक मास्टर देख रहा होता है। जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो नायक की नजर अपने मास्टर पे पड़ती है। दूसरी तरफ वो दोनों भागते भागते बहुत आगे आ जाते हैं। ह्यूगो कहता है कि आखिर जिंगजाई कहाँ है? इसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस तुम्हारे साथ भाग रहा था। ह्यूगो कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। इसका दोस्त इसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने वो आवाज नहीं सुनी थी क्या? तुम अब भी वापस जाओगे? ह्यूगो इसकी बात नहीं सुनता और वापस आने लगता है तो वही मास्टर इनके सामने भी आके खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद इसको आवाज आती है तो ये शोर मचाने लग जाती है और कहती है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर हूँ। थोड़ी देर बाद इसके दोस्त इसके पास पहुँच जाते हैं। ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि वो मास्टर इनके सामने भी आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों के बाकी दोस्त मिल गए हैं तो इसलिए मैं तुम लोगों को होम स्कूल वापस ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब लोग होम स्कूल वापस आ जाते हैं और मीटिंग हॉल में बैठे होते हैं। मैगी उठती है और मास्टर आमिन के पास जाती, कहती मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम पूछो तो मैं क्या पूछना? तुम कहती है कि हाँ जो कुछ भी हो ये सब कुछ आपने प्लान किया था। ये जवाब में कहते हैं कि मेरा जवाब इसके लिए हाँ और ना दोनों ही है। ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं तुम लोगों को स्कूल से भगा दूं, ये तुम सबकी खुद की मर्जी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये मेरा फैसला था कि मैंने तुम लोगों को तुम्हारे दोस्तों की तलाश में भेजा और इस दौरान मैं तुम सबको देख रहा था ताकि तुम लोगों को ये मालूम हो जाए कि तुम सभी एक दूसरे का घर हो और यही तुम लोगों का होम स्कूल में पहला लेसन है। ये कहता है कि अब तुम लोग अपने रूम्स में जाके रेस्ट करो क्योंकि कल से तुम लोगों के सेमेस्टर का पहला दिन शुरू होगा। मैगी रूम में जा रही होती है कि इसकी नजर अचानक दीवार पर पड़ती है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के बड़े पोस्टर लगे होते हैं और ये उन स्टूडेंट्स के पोस्टर होते हैं जो यहाँ पर पहले स्टूडेंट थे। जिस पोस्टर पे जन 4 लिखा होता है उसके पास आकर रुक जाती है और उसे गौर से देखने लग जाती है और फिर उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये जिस लड़के की तस्वीर देख रही होती है उस फ्लैशबैक में ये इससे कह रहा होता है कि मैं जब सब कुछ संभाल लूंगा तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तब तक तुम यहीं पर रहो और किसी को मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारा नाम रिन नहीं बल्कि तुम्हारा नाम मैकी है, तुम ये याद कर लो। ये इसका नाम लेती है जो कि रन होता है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। इसका भाई इसके गले में एक लॉकेट पहनाता है जिसपे आर लिखा होता है और इसे कहता है कि मुझे जाना ही होगा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ये दोनों बहन भाई रो रहे होते हैं और कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा लेकिन एक बात याद रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए तुम होम स्कूल कभी नहीं जाओगी। ये वो लॉकेट अपने गले से बाहर निकालती है और उसे देखने लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मास्टर आमिन आते हैं और कहते हैं कि आखिर मैकी तुम यहाँ पर खड़ी क्या देख रही हो? ये जन 4 के पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये लड़का कौन है? मास्टर कहते हैं कि इसका नाम रन है और ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। मैकी कहती है कि ये अब कैसा है और कहाँ पे है? इसका जवाब मास्टर आमिन नहीं देते। अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर इन सब स्टूडेंट्स की मुलाकात इनके स्पोर्ट्स टीचर से होती है और ये सब लोग एक ग्राउंड में मौजूद होते हैं और ये इन्हें अपना फर्स्ट लेक्चर दे रहे होते हैं कि आज से मैं तुम लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम लोगों को रनिंग के पॉइंट्स मिलेंगे और 10 राउंड्स के 10 पॉइंट्स होंगे। ये सुनते ही सब स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि 10 राउंड्स तो बहुत ज्यादा हैं और इन सबका बिना कोई एक्सक्यूज सुने ये इनसे कहता है कि तुम लोग भागना शुरू कर दो और इन सब स्टूडेंट्स को मजबूरन भागना पड़ता है। इनका मास्टर इतना स्ट्रिक्ट था कि इनको कहीं पर रुकने भी नहीं दे रहा था और न स्पीड स्लो करने के लिए कह रहा था। इनमें से एक स्टूडेंट फ्लैंग जो
होती है वो थक कर नीचे बैठ जाती है। इनका मास्टर इनसे कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई और भी ऐसे ही रुका तो नेक्स्ट टाइम मैं उसकी सजा में तुम सबको 5 राउंड एक्स्ट्रा करने के लिए दूंगा। दूसरी तरफ जिंगजाई होम स्कूल में ही होती क्योंकि कल इसके पाँव पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से ये आज एक्सरसाइज के लिए नहीं जा पाई और यहाँ सबका खाने पे वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं। उन सबको खाना खाने के लिए कहा जाता है। ये लोग जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि खाना अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा मजे का था। खाना खाने के बाद होम स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और मास्टर आमीन को कहते हैं कि तुम सबको इन बाकी टीचर्स से मिलवाना चाहता हूँ। मास्टर आमीन कहते हैं कि अगले हफ्ते तक तुम लोगों की कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज दूंगा जिसका तुम लोग को ध्यान रखना होगा। और तभी मास्टर पवन जाके डक के बच्चे ले आते हैं। मास्टर आमीन कहते हैं कि तुम सबको एक एक ये डक दी जाएगी और तुम सबको इसका ख्याल रखना होगा और अगर कोई नाकाम हो गया अपनी डक की देखभाल करने में या उसकी डक बीमार पड़ गई या किसी तरीके से मर गई उस स्टूडेंट को सजा मिलेगी। इसके बाद तमाम मास्टर्स चले जाते हैं। ये सब स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर हमें इन डक्स का क्यों ध्यान रखना है और हमें तो मालूम भी नहीं है कि इनकी टेक केयर कैसी करनी है। मैगी कहती पहले हम सबको आपस में बात करनी चाहिए, क्या पता हमें कोई ऐसे आइडिया मिल जाए। मैगी कहती है कि आइडिया अच्छा है तो 2 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक खाना तलाश करेंगे और दूसरा घर बनाने का सामान, और ये सब लोग इसी तरह करते हैं। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स जो घर बनाने के चार्ज में होते हैं वो एक जगह पर आते हैं। एक बाउंड्री नजर आती है और ये कहते हैं कि हम इसके अंदर ही डक्स का घर बनाएंगे। थोड़ी देर बाद ह्यूगो और जिंगजाई भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ये वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हमेशा की तरह। फूजी इन तीनों को देख के कहती है कि तुम लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते। ह्यूगो उससे कहता है कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं ना कि डक्स की देखभाल करने के लिए। फूजी को इनकी बातों पे गुस्सा आता है, कहती है कि तुम ये एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ह्यूगो इससे कहता है कि हेडमास्टर देखो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अगर तुम हमारी बात से खुश नहीं तो तुम इनको बता सकती हो। ये कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी। हेडमास्टर यानी कहती है कि तुम ये मुझे क्यों बता रही हो, हम इस वीक में किसी स्टूडेंट को पनिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम में से किसी की डक को कुछ भी हुआ उस पर तुम लोग को पनिशमेंट जरूर मिलेगी। इसके बाद दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स भी यहीं पर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। फेंगन को डक्स के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी तो वो सबको ही थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा होता है और ये सब कुछ ह्यूगो और उसका दोस्त दूर बैठे देख रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूगो काफी समझदार लगता है, क्यों ना हम इसके साथ कोई लड़ाई वगैरह करें। इसके बाद फेंगन वहाँ से उठकर जाता है और वो डक्स का खाना उठा के ला रहा होता है और ह्यूगो क्या करता है कि वो अपनी टांग आगे कर देता है, जिसकी वजह से बेचारा फेंगन गिर जाता है और डक्स का खाना भी काफी हद तक नीचे गिर जाता है। फेंगन बेचारा इनको कुछ नहीं कहता, लेकिन वाइट कहती है कि तुमने ये जान के किया है। ये कहता है कि नहीं, ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, जबकि ये झूठ बोल रहा था। ये दोनों कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। मदद करने के बजाय ये दोनों उल्टा उसके मुंह में वो डक्स का खाना डालने लग जाते हैं। फेंगन अपने डिफेंस में ह्यूगो को पुश करता है और इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। बाकी लड़के आके ह्यूगो को उसके ऊपर से हटाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फेंगन की तबीयत कुछ अजीब सी हो जाती है, वो चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। थोड़ी देर बाद फेंगन काम डाउन हो जाता है। ह्यूगो और उसका दोस्त फेंस के बाहर खड़े होते हैं और कह रहा होता है कि फेंगन एक अटेंशन सीकर है। वाइट इनकी बात सुन लेती है और उसको गुस्सा आ जाता है। ये वहाँ से बाहर निकल कर आती है, नाई भी इसके पीछे आता है और वाइट आके इसको एक थप्पड़ मारती है। ह्यूगो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की। वाइट इससे कहती है कि तुम फेंगन से दूर रहना। ह्यूगो इस बात का भी लिहाज नहीं करता कि इसके सामने लड़की खड़ी है, उसको धक्का देना शुरू हो जाता है, लेकिन नाई आगे से आता है और कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अपने बराबर के किसी इंसान से लड़ो। और ह्यूगो का ये दोस्त आता है और कहता है कि तुम हमारी लीडर की तरह एक्ट करना बंद कर दो, और ये आके इसको भी धक्का देता है। तिब्बत इससे कहता है कि तुम भी वो हरकत मत शुरू कर देना, और वहाँ पर हेडमास्टर पहले से खड़ी होती है। ये सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे खाना खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फ्लैंक कहती है कि खाना बहुत ज्यादा नमकीन है और नाइक कहता है कि ब्रेड बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ये हम नहीं खा सकते। मैक कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इतनी ज्यादा ट्यूशन फीस इसलिए नहीं दी थी कि तुम लोग हमारे इस तरह का गंदा खाना खिलाओ। जिंगजाई कहती है अगर यही बात है तो क्या हम अपना खाना खुद नहीं पका सकते। तो मास्टर फूबन कहता है कि नहीं, तुम सबको यही खाना होगा, अगर तुम लोग ये नहीं खा सकते तो नेक्स्ट मील का इंतजार करो, वरना तब तक तुम लोग को भूखे रहना होगा। बदमजा खाना खाने के बाद ये लोग वहाँ अपनी डक्स के पास आ जाते हैं। फेंगन इनसे कहता है कि हमें अपनी डक्स का नाम रखना चाहिए। मैकी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैकी और वाइट दोनों ही अपनी डक्स का नाम रख लेती हैं। नाई कहता है कि मुझे कोई नाम समझ नहीं आ रहा, क्या ये जरूरी है। नाई तिब्बत से पूछता है कि तुम्हारी डक का नाम क्या है। कहता है कि वो, ये कहता है कि ये कैसा नाम हुआ। इस सब के बाद ये लोग मास्टर आमीन के पास आते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि तुम लोगों ने अब तक अपनी डक्स का ध्यान रख के उनसे क्या सीखा। कोई भी कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर आमीन कहते हैं कि तुम लोग सब साइलेंट हो, इसका मतलब तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए तुम लोगों को तब तक अपनी डक्स का ध्यान रखना होगा जब तक तुम लोगों को कोई जवाब ना मिल जाए। ह्यूगो और जिंगजाई दोनों एक ही बात करते हैं कि हमें इन डक्स के ध्यान रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा और ना ही हमें समझ आ रही कि इनसे क्या सीखना चाहिए। तो मास्टर आमीन कहते हैं कि ठीक है, इस पर मेरे लिए तुम लोग के पास एक स्पेशल प्राइस है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी डक का ध्यान रखने में
कामयाब हुआ उस डेट तक, जो डेट हमने तुम लोगों को दी है, तो उसको स्पेशल खाना दिया जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के बजाय, और उसको सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, और लास्टली उसको खुद का बेडरूम भी दिया जाएगा। फिर इसके बाद ह्यूगो और जीन फेंगुंग के पास आते हैं और इसे एक्सक्यूज करते हैं जो पहले इन्होंने इसके साथ किया था। ये कहता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम भी हमारी डक्स का ध्यान रखो, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हें डक्स के बारे में बहुत नॉलेज है और हमें नहीं मालूम। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी लापरवाही की वजह से हमारी डक्स मर जाएं। जो भी हमने किया हम उस पर तुमसे एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन इस सब में डक्स का कोई कसूर नहीं, तो इसलिए तुम प्लीज हमारे डक्स का ध्यान रखना। इस पर फेंगुंग मान जाता है क्योंकि वो समझता है कि डक्स को सेफ रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब लड़के रूम में होते हैं। नाई कहता है कि फेंगुंग नजर नहीं आ रहा। तिब्बत कहता है थोड़ी देर पहले यहीं बैठा था, जबकि फेंगुंग बाहर होता है क्योंकि बारिश शुरू होने वाली होती है, तो ये अपनी डक को वहाँ से बचाने आया होता है। ये अपनी डक उठाता है और साथ में ह्यूगो और जीन की डक उठाता है, क्योंकि उन दोनों ने इसका कहा था कि वो भी इनकी डक्स का ध्यान रखे, इसलिए सिर्फ 3 डक्स उठाता है और बाकी स्टूडेंट्स की डक को एक बॉक्स में रख देता है और शेड के नीचे कर जाता है ताकि वो बारिश में ना भीगे। फेंगुंग अपने साथ डक्स को रूम में ले आता है और आके यहाँ आराम से सो जाता है। अगली सुबह मैक और मॉक बाहर आते हैं और कहते हैं कमरे में डक्स की वजह से हम सारी रात सो ही नहीं सके, वो बहुत शोर कर रही थी। ये लोग डक हाउस पे आते हैं और जब आके देखते हैं तो वो पूरी तरह तबाह हुआ होता है, सारा कुछ वहाँ पर बिखरा होता है। ये दोनों देख के डर जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को बाखबर करने चले जाते हैं। मीटिंग हॉल में इन सबको बुला लिया जाता है और मालूम हो जाता है कि इन लोगों की डक्स खो गई हैं। मास्टर यानी इन सबको कह रही होती है कि तुम लोगों ने बहुत लापरवाही की है अपने डक्स के मामले में, तो इसलिए तुम लोगों को उनको ढूंढना पड़ेगा और जिनकी डक्स मौजूद हैं वो यहाँ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग टाइम से पहले वापस ना आए यानी अपनी डक्स ना ढूंढ पाए तो तुम लोगों के खाने की ट्रेस को उठा लिया जाएगा और तुम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स जंगल में चले जाते हैं अपनी डक्स को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें अपनी डक्स कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद ये सब लोग वापस आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि हमारा खाना कहाँ पे गया। ह्यूगो और जीन इन्हें बताते हैं कि मास्टर फुबेन ने तुम लोगों का खाना यहाँ से उठा लिया है। मैकी इन्हें कहती है कि हम लोग 10 मिनट लेट हैं तो इसलिए उन्होंने खाना उठा लिया। चिंगजाई कहती है क्या वो हमें भूखा मारना चाहते हैं, तो ह्यूगो कहता है कि तुम लोग कंप्लेन मत करो, मैंने तुम लोगों के लिए चुपके से कुछ ब्रेड्स छुपा ली थी। यहाँ पर ब्रेड के 6 पीस हैं जो तुम लड़कियों के लिए काफी होंगे। ये जाके एक एक पीस हर लड़की को दे देता है। मॉक कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आता हम 10 हैं, तो जीन कहता है कि ये लड़कियों को खाने दो, तुम लोगों को सब्र करना पड़ेगा अगले मील तक के लिए। लेकिन मैकी कहती है कि हम लोग इनको हाफ करके सबके साथ शेयर कर लेते हैं। ये लोग दोबारा से वापस जंगल में चले जाते हैं। ये काफी देर चलते रहते हैं। मैकी को कुछ नजर आता है, कहती है कि मुझे कुछ डक्स नजर आई, तो ये जाके देखने लग जाती है और वहाँ पर सिर्फ 2 डक्स होती हैं। मैकी देखती है तो वो डक चिंगजाई की होती है और दूसरी डक नाई की। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इनको इनकी अपनी डक्स मिल गई हैं। चिंगजाई हमेशा की तरह सेल्फिश बातें कर रही होती है, कहती है अब जबकि मेरी डक मिल गई है तो मैं होम स्कूल जाके तुम लोग का वेट करूंगी क्योंकि मेरी टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। नाई इसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम वापस जा रही हो तो तुम मेरी भी साथ ले जाओ। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी ढूंढ रहे होते हैं अपने डक्स को काफी देर से, लेकिन उन्हें अभी तक एक डक भी नहीं मिली होती। ये लोग सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो व्हाइट कहती है क्यों ना हम होम स्कूल वापस जाके फेंगिंग से कुछ हेल्प लें। तो ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से ये लोग होम स्कूल वापस चले जाते हैं। फेंगिंग इनको उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर इन्होंने डक हाउस बनाया था और डक्स वाकई वहाँ पर होती हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इनको उनकी डक्स मिल गई हैं। व्हाइट कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि यहाँ पर ही हमारी डक्स होंगी। फेंगिंग कहता है कि इनकी नेचर में है, डक्स वो एनिमल है जो सबसे ज्यादा खाना खाती हैं और हर वक्त भूखी रहती हैं, तो इसीलिए इनको मालूम होता है कि इनको उनका खाना कहाँ से मिलेगा। ये सब लोग कहते हैं जबकि हमें अपनी डक्स वापस मिल गई हैं तो हमें इस जगह को फिर से सही करना होगा। तो ये लोग इस जगह को दोबारा से बनाने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैकी, तिब्बत और नाई अभी तक डक्स को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी डक्स को ढूंढ लिया है। ये लोग चलते चलते ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर इनको एक दरवाजा नजर आता है। मैकी कहती है कि आखिर ये जगह क्या है। नाई कहता है कि मुझे ये फॉरबिडन प्लेस लग रही है, देखिए उसके ऊपर लिखा भी हुआ है रिस्ट्रिक्शन। मैगी कहती है तुम लोग को याद होगा व्हाइट ने बताया था कि उसने जंगल में किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। मैगी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही होती है और कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर देखना है कि आखिर यहाँ पर क्या है। तिब्बत और नाई से रोकते हैं लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। और जब देखते हैं तो मास्टर परास्त वहाँ पर आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग को नजर नहीं आता ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो फिर तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो। तो ये कहते हैं कि हम लोग तो अपनी डक्स को ढूंढ रहे थे। मास्टर कहते हैं कि तुम लोग को अब स्कूल वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने बाकी डक्स को ढूंढ लिया है और याद रखना कि आज के बाद दोबारा तुम लोग कभी यहाँ पर मत आना। चिंगजाई की नजर अचानक डक्स पे पड़ती है और कहती है कि देखो उनमें से एक डक मरी हुई है। ये लोग जब करीब जाकर देखते हैं तो वाकई में एक डक मरी होती है और वो किसी और की नहीं बल्कि ह्यूगो की ही होती है। दूसरी तरफ तमाम बच्चों को रात के वक्त जब ये लोग सो रहे थे नींद से जगाकर मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है क्योंकि मास्टर आमिन इनसे कोई बात करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद मास्टर आमिन आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं
जानता हूँ तुम सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए कि मैंने रात के इस पहर तुम लोग को आखिर क्यों बुलाया है, और इसकी वजह ये है कि तुम में से किसी एक स्टूडेंट ने होम स्कूल के एक रूल को तोड़ा है और उसको सजा मिलेगी। जीन कहता है कि आखिर वो कौन है, उसने किया क्या है। मास्टर आमिन कहते हैं कि उसने अपने काम में बहुत लापरवाही दिखाई है जो उसे दिया गया था। तभी मास्टर फुआन आते हैं एक ट्रे लेकर और उसमें वो मरी हुई डक होती है। मास्टर आमिन कहते हैं और ये डक फेंगंग की है, यानी ह्यूगो ने अपना नेम टैग चेंज कर दिया और उसकी जगह फेंगंग का लगा दिया, जबकि डक तो ह्यूगो की मरी थी। फेंगंग उठता है और उस डक को देखता कहता है कि मेरी डक नहीं है, मेरी डक अभी भी जिंदा है। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबको डिनाई करने की, जबकि इस डक पे तुम्हारा नेम टैग लगा हुआ है। तो कहता है कि नहीं, ये मेरी डक नहीं है। मास्टर आमिन कहते हैं तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पर तुम्हें तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम इस बात का इतराफ नहीं कर लेते कि आखिर तुमने अपनी डक के साथ किया क्या है। और वह वैसे ही चिल्लाने लग जाता है जब उस पर ह्यूगो ने हमला किया था, क्योंकि उसे अंधेरे कमरे से खौफ आता है। वाइट उठती है, कहती है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा मास्टर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ह्यूगो हम सब में से सबसे ज्यादा अपनी डक की केयर करता था और उसकी डक इस तरह नहीं मर सकती। तिब्बत भी खड़ा होता है और यही बात करता है और कहता है कि वो हम सब में से बेस्ट केयर टेकर था अपनी डक्स के हवाले से। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोगों को बार बार एक ही बात दोहराने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। और कहते हैं कि ये डक पहले से बीमार थी बदकिस्मती से, लेकिन ये तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कि तुम लोगों को पता होना चाहिए था, और ये सब कुछ होता रहता है, इसीलिए तुम लोग को बहादुरी से एक्सेप्ट करना चाहिए था कि तुम लोगों से आखिर कहाँ गलती हुई है, ना कि तुम लोग उसे डिनाई करो। ये कह के मास्टर वहाँ से चला जाता है। इस दौरान मैकी बहुत जोर से सांस ले रही होती है और कुछ भी नहीं कह रही होती, बिल्कुल स्टिल होती है। तब फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ये छोटी थी ये अपने भाई के पास आती है और उसका भाई इससे माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपने डैड को कत्ल कर दिया है। ये सब कुछ मैकी ख्वाब में देख रही थी। इसके बाद अगली सुबह ये लोग जब नाश्ते पे आते हैं तो ये अपने सामने बहुत ही शानदार किस्म का खाना देखते हैं। मास्टर यानी कहती है कि तुम लोगों के लिए खाना बहुत ही केयरफुली तैयार किया गया है एज ए रिवॉर्ड। ये सब लोग बहुत ही मजे लेके अपना खाना खा रहे होते हैं कि फ्लैंक की नजर अपनी प्लेट पे पड़ती है, तो जो खा रही होती है उसके नीचे इसकी डक की नेम टैग होती है। तो ये कहती है कि ये तो हमारी डक्स हैं। तमाम स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो उनकी प्लेट में इनके नेम टैग्स पड़े होते हैं। ये सब देखते ही ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हेडमास्टर बताती हैं कि तुम लोग जो मीट खा रहे हो एक्चुअल में तुम लोगों की डक का मीट है। मैकी और वाइट कहते हैं कि इस दफा आप लोगों ने हद ही कर दी है, पहले हमें कहा कि उन बतखों को पालो और एंड पे आप लोगों ने हमें वही पका के खिला दी। हेडमास्टर कहती है कि तुम लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम लोगों की पनिशमेंट है। तिब्बत और नाई कहते हैं कि हमने आखिर गलत क्या किया है। हेडमास्टर कहते हैं कि तुम लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपना खाना खत्म करो, क्योंकि तुम लोगों की आज टर्म का फर्स्ट डे है, तो तुम लोग अपनी क्लास में टाइम पे पहुंचना चाहिए। ये सब लोग अपने डक्स को बाहर देखने आते हैं, वहाँ पर वाकई में नहीं होती। ये सब कह रहे होते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गलत किया है जिसके बदले में उन्होंने हमें ये सजा दी है। वाइट कहती है कि उन्होंने हमें थोड़ी देर पहले क्लास में बुलाया, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगी। ह्यूगो कहता है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, मैं भी पढ़ने नहीं जाऊंगा। मैकी कहती है लेकिन अगर हम इस बार नहीं गए तो वो हमें फिर से कोई और सजा दे देंगे। तभी स्पीकर में अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि जेन 6 के तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाएं। इनमें से आधे तो क्लास में चले जाते हैं, लेकिन आधे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम क्लास स्किप करेंगे, क्योंकि वो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स क्लास स्किप करके बाहर बैठे होते हैं। ये सब बात कर रहे होते हैं कि अब आखिर हम यहाँ से कैसे भागें। नाई कहता है तुम लोगों ने पहले भागने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हो, तुम लोग जंगलात में गुम गए थे। हम इन जंगल के रास्तों से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, अगर हम दोबारा यही हिमाकत करेंगे तो हम फिर से गुम जाएंगे। ह्यूगो गुस्से से उठता है, कहता है कि हमारे पास तो हमारे फोन्स भी नहीं है, अगर फोन होते तो रूट देख लेते। फूजी कहती है कि हमें अपने फोन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मैगी कहती है लेकिन हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि फोन आखिर मास्टर्स ने रखे कहाँ पे हैं। तभी एक और मास्टर आते हैं, कहते हैं कि तुम लोग अभी तक अपनी क्लास में क्यों नहीं गए। ह्यूगो इनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, और ये कहकर ये भाग जाता है और बाकी सब भी इसके पीछे भागने लगते हैं। ये भाग के जा रहे होते हैं, लेकिन आगे मास्टर पहलवान होते हैं, वो इनको रोक लेते हैं। मैक जबरदस्ती भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मास्टर के हाथ में डंडा होता है जो इसे वो मार देते हैं और इन सबको डरा के जबरदस्ती क्लास में भेज देते हैं। भागने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स की क्लास में नहीं बिठाया जाता, बल्कि ये किसी मुख्तलिफ क्लास में बैठे होते हैं। जब ये लोग क्लासरूम में आ जाते हैं तो मास्टर इनकी क्लास को लॉक कर लेता है। ये सब कहते हैं क्या हम कोई कैदी हैं जो आप इस तरह से ताला लगा रहे हैं। ये इसकी बात का जवाब नहीं देते, कहते हैं कि आज हम अपनी क्लास का आगाज हिस्ट्री से शुरू करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मुझे ध्यान से सुनो। नाई बात को काटते हुए कहता है क्या आप हमें इस तरह से क्लास में बंद करके पढ़ाएंगे। मास्टर इसके डेस्क के बहुत करीब आते हैं और इसके मुंह पे आके जोर से चिल्लाते हैं कि जब तक मैं तुमसे कोई सवाल ना करूं या तुमसे बात करने को ना करूं तो तुम आगे से कुछ ना बोलना। इससे नाई बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है और ये चंद सेकंड बाद ही अपने मिजाज को बदल कर इन सबको पढ़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। कोई भी जवाब नहीं देता, तो फिर इसके बाद ये बोर्ड पर लिख देता है ह्यूमन। कहता है कि ह्यूमन ही इंसान हिस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जो चाहे हिस्ट्री में लिख सकता है, किसी भी इंसान को या किसी भी दूसरी चीज को अच्छा या बुरा कह सकता है, ये उसका इख्तियार
तैयार होता है। फिर इनके बाद ये सबको एक एक पेपर देता है, कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो भी गलतियां की उसके कन्फेशन के बारे में तुमको यहाँ पर लिखना है। व्हाइट कहती है कि मास्टर जो स्टूडेंट्स के साथ करते आ रहे हैं क्या वो अपने कन्फेशन के बारे में नहीं लिखेंगे। ये कहता है कि तुम लोगों के पेरेंट्स को सारे रूल्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम था। नाई बहुत ऊंची से बोलता है, कहता है कि अगर मेरे फादर को पता होता कि आप लोग इस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारे साथ करेंगे तो वो मुझे कभी भी स्कूल में ना भेजते। मास्टर नाई के करीब जाकर सार्कास्टिक वे में से कहता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे फादर को कौन बताएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर 3 साल तक तो रहना ही होगा। ये उनसे कहता है कि अगर तुम लोग इस कागज पे कुछ नहीं लिखना चाहते तो ठीक है, मत लिखो, लेकिन तुम लोग के बेड टाइम तक तुम लोग इसी रूम में रहोगे। फिर इसके बाद हेडमास्टर यानी मास्टर आमिर के पास आती हैं और कहती हैं कि आज से हमने अपने सेमेस्टर का आगाज कर लिया है। फिर इसके बाद कहती हैं कि मुझे मास्टर पुबैन ने बताया पिछली रात रन की तबीयत हाथ से बिगड़ गई थी। ये कुछ कहने ही वाली होती है कि मास्टर आमिर इसकी बात काट कर कहता है कि रन के मामले को मैं खुद संभालूंगा। हेडमास्टर यानी कहती है कि आप ये मत भूलें कि होम स्कूल है, कोई हॉस्पिटल नहीं। इस पर मास्टर आमिर इसे बहुत गुस्से से देखते हैं और ये बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एक्सरसाइज के बाद जब ये लोग सब डाइनिंग रूम में आते हैं तो ये जब आके खाना देखते हैं तो वहाँ पर बहुत अजीब और गरीब शक्ल का खाना होता है, वो सारा ही जला होता है। ये लोग अभी ये बात कर ही रहते हैं कि हेडमास्टर यानी आ जाते हैं, कहते हैं क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग ये नहीं खा सकते। ये सब कहते हैं कि आप लोग पागल हैं, तो हमें जला हुआ खाना दे रहे हैं। ये कहती हैं कि तुम लोगों को तो यही खाना खाना होगा, अगर नहीं खाना तो भूखे रहो। लेकिन जो तुम्हारे दोस्त खा रहे हैं वो ये जान ले कि जब तक उनके बाकी दोस्त भी उनके साथ मिलकर खाना ये नहीं खाएंगे उनको अगला कोई भी मील नहीं मिलेगा। नाई कहता है कि आप लोगों के आखिर किस तरह के रूल्स हैं, क्या ये होम स्कूल है या प्रिजन है, हमारे हिस्से की सजा हमारे दोस्तों को क्यों मिलेगी, क्या आप हमें प्यार करना नहीं सिखा रहे। तो ये कहती है कि हम तुम्हें वही सिखा रहे हैं, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे दोस्त को सजा मिलेगी, तो इसलिए तुम्हें वो करना होगा जो करने को कहा जा रहा है। खाना खाने के बाद व्हाइट और मैकी लॉबी में घूम रही होती है, कहती है हमें कोई मास्टर नजर नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर हेडमास्टर यानी आती हैं और ये दोनों कहती है कि हमें आपसे कुछ मालूम करना है। ये कहती हैं कि हाँ तुम पूछो क्या पूछना चाहती है। ये दोनों कहती हैं कि हम फेंगुंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आखिर कहाँ पे है। तो ये कहती हैं कि वो जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है और अभी इस वक्त उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी पनिशमेंट तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन उससे मेंटली ट्रीट किया जा रहा है। ये कहते हैं कि हम उससे मिलना चाहते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि तुम मिल सकती हो लेकिन तुम्हारी क्लासेस के बाद। इसके बाद फेंगुंग को दिखाया जाता है जो कि एक खाली कमरे में मौजूद होता है। मास्टर पुबोन इसे वहाँ छोड़कर जा रहे होते हैं, तो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मत अकेला छोड़कर जाओ, मुझे यहाँ पर डर लगता है। ये इसके पैरों में बैठ जाता है, लेकिन मास्टर पुबोन इसको ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा और इसे एक कैंडी देते हैं, कहते हैं तुम्हें खानी होगी। ये कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, तो वो जबरदस्ती इसको वो खिलाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा शांत हो जाता है। मास्टर कहते हैं कि तुम कुछ ही देर में रिकवर कर जाओगे, लेकिन फेंगुंग बार बार यही रिपीट कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर बंद होकर नहीं रहना चाहता। थोड़ी देर बाद व्हाइट और मैकी इनके पास आ जाती हैं। ये उस वक्त चिल्ला रहा होता है। ये दोनों आके इसे काम डाउन करती हैं। ये इनको देख के कहते हैं क्या तुम लोग को भी सजा के तौर पर यहाँ भेजा गया है। व्हाइट कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर स्नैक्स लेके आए हैं। मैकी कहती है क्या फिर ये तुम बता सकते हो कि आखिर वो डक किसकी थी। ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने वो डक पहले देखी ही नहीं थी। ये बात सुनते ही व्हाइट और मैकी एकदम हैरान और परेशान रह जाती हैं कि आखिर फेंगुंग कह क्या रहा है। ये दोबारा अपना सवाल दोहराती है। व्हाइट इससे कहती है क्या जो डक हमें दिखाई गई थी मरी हुई, क्या वो वाकई में हम में से किसी की नहीं थी। फेंगुंग कहता है कि हाँ वो हम में से किसी की भी नहीं थी। मैकी कहती है अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये सब कुछ करने वाले हमारे मास्टर्स ही हैं। व्हाइट कहती है तुम्हारा क्या मतलब। ये कहती है कि तुम सारी चीजों को रिकॉल करो और याद करने की कोशिश करो कि हमें पनिशमेंट मिलना कब शुरू हुई। व्हाइट कहती है जब मास्टर्स को ये मालूम हुआ था कि फेंगुंग की डक मर गई है। मैकी कहती है लेकिन अब जैसा कि फेंगुंग ने बताया कि वो डक तो हमें से किसी की थी ही नहीं, इसका मतलब ये कि अब से जब ये डक वाले मामले में सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये सुनते ही व्हाइट को बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। सामने मास्टर्स चल के आ रहे होते हैं, ये उनके सामने बोलना शुरू कर देती है और उन पर भड़कती है और कहती है कि आखिर तुम लोग किस तरह के बड़े हो, हम सबको क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो और तुम लोगों ने फेंगुंग को किस वजह से वहाँ अकेले कमरे में बंद किया हुआ है। मास्टर प्रसादी से कहते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह से अपने टीचर से बात करने का, जिसपे व्हाइट उनको घूर के देखना शुरू कर देती है। मैकी भी इतनी देर में वहाँ पे आ जाती है और माफी मांगती है और कहती है कि ये फेंगुंग की वजह से अपसेट है। व्हाइट का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, ये इन पर बरसना शुरू कर देती है और इनको बातें सुनाने लग जाती है। लेकिन इनका मुकाबले में दोनों मास्टर बहुत पुरसुकून और कूल काम खड़े होते हैं और इसको देख कर हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि जेन 6 के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट लगते हैं और ये कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं जैसे इन्हें किसी बात से फर्क ही ना पड़ता हो। इसके बाद ये दोनों नाई और तिब्बत को सारी बात बता देती हैं। तिब्बत कहता है कि तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि मास्टर्स ने जानते बूझते फेंगुंग को स्लैंडर किया है ताकि वो हमें पनिश कर सकें। व्हाइट का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। नाई कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या पता हमें वो कुछ सबक सिखाना चाह रहे हो। ये कहती है कि कैसा सबक, मैं जानती हूँ इस तरह के पागल जो होते हैं वो सिर्फ हम जैसे उम्र के बच्चों पर रोप जमाना जानते हैं, वो हमें नहीं समझ सकते। तिब्बत कहता है कि नाई की बात कुछ हद तक ठीक है, मुझे लगता है कि मास्टर्स हमें कुछ समझाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं सबके जरिए। वाइट कहती है लेकिन कुछ बड़ों को झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे भी इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे घर के बड़ों ने मुझे बहुत बदनाम किया था। इसके बाद फ्लैशबैक में वाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर ये घर में बैठकर खाना खा रही होती है और इसकी आंट इसके पास आती है। इसकी आंट इससे बहुत रूड बिहेव करती थी, वो इसलिए क्योंकि इस पर यह इल्जाम लगा दिया गया था कि इसके पेरेंट्स की डेथ की जिम्मेदार ये है। इसकी आंट ने इसे जान छुड़वाने के लिए इसको होम स्कूल भेजा था। नाई कहता है लेकिन हम इस सब में क्या कर सकते हैं, हम तो बच्चे हैं और वो लोग हमसे बहुत बड़े हैं और हमारी किसी बात को भी समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तिब्बत कहते हैं लेकिन हम उनसे सवाल तो कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने सारा सीन क्यों क्रिएट किया, फेंगुंग को आखिर इस तरह सजा में क्यों रखा हुआ है। इसी दौरान मैकी के दिमाग में एक बात आती है और वो कहती है क्या पता क्या मास्टर्स ने सब कुछ ना किया हो। मेरे कहने का मतलब है क्या पता अगर वो डक किसी और की हुई, हम में से किसी और की। तिब्बत कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये भी वजह हो सकती है कि मास्टर्स ने हमें इस तरह के अजीबोगरीब रूल्स में फंसा के रखा हो। इसके बाद ये सब लोग लंच के लिए बैठे होते हैं कि तभी मास्टर पवन आते हैं और जिंगजाई को कहते हैं कि तुम जाकर ये खाना अपने फेलो फेंगुंग को दे आओ। ये बहुत हैरान होती है कि आखिर इससे क्यों कहा गया। ये कहती है कि आप खुद ही दे आए। तो ये कहते हैं कि मास्टर आमिन की तरफ से ऑर्डर है, तुम्हें जाना होगा। तो ये थोड़ी देर बाद उसे खाना देने के लिए चली जाती है। जिंगजाई इसके रूम में आती है और इसको कहती है कि तुम्हारा खाना है, ये तुम खा लेना। लेकिन फेंगुंग इसकी तरफ देखता भी नहीं है और बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा होता है कि वो डक मेरी नहीं थी। और ये बात जिंगजाई सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, इसे मुड़कर देखती है लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये डाइनिंग हॉल की तरफ आती है और वहाँ पे सिर्फ मैकी बैठी होती है। मैकी इसको कहती है कि फेंगुंग की हालत कैसी है, इसे जवाब नहीं देती तो इसका बाजू पकड़ के इसे रोकती है और कहती है कि मैं जानती तुम आखिर क्या छुपा रही हो। कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं मालूम। मैकी कहती है कि मैं उस मरी हुई डक के बारे में पूछ रही हूँ। ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैकी इसका बाजू नहीं छोड़ रही होती। ह्यूगो आता है और इसका बाजू छुड़वाता है, कहता है कि अगर वो कह रही है कि उसे नहीं मालूम तो वो सही कह रही होगी। मैकी कहती है लेकिन अगर तुम लोगों ने सच ना बोला मास्टर हमें इसी तरह पनिश करते रहेंगे। इसके बाद इनको बाहर पुशअप्स के लिए ग्राउंड में बुलाया जाता है एज पनिशमेंट। ये लोग सब पुशअप्स कर रहे होते हैं लेकिन लड़कियां लड़कों से पहले थक जाती हैं और ये कहते हैं कि हम और नहीं कर सकते। तो मास्टर चैम्प कहते हैं कि ठीक है, अगर लड़कियां नहीं कर सकती तो तमाम लड़के इनके हिस्सों के 60 पुशअप्स लगाएंगे। लड़कों से भी नहीं हो रहा था और वो भी बेचारे थक जाते हैं। ह्यूगो कहता है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर हम किस जहन्नुम में आगे फंस गए हैं। मैकी इससे देखती है और कहती है कि सब कुछ इस वजह से आ रहा कि कोई फेंगुंग को सिलेंडर कर रहा है। फ्लैंक कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। मैकी सबको उस बात समझाती है, कहती है कि हमें तब से पनिशमेंट्स मिलनी शुरू हुई है जब से फेंगुंग की डक मरी है और किसी ने जानबूझकर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया है जिसकी वजह से हमें सजा मिल रही है। बाकी सब कहते हैं कि हमें कैसे मालूम कि तुम सच बोल रही हो या नहीं, और आखिर ऐसा किया किसने होगा। नाई और तिब्बत कहते हैं कि जिसने भी ये सब कुछ किया है प्लीज कन्फेस कर दो ताकि हम लोग मजीद किसी मुसीबत में मत फंसे। वाइट कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें जिंगजाई को सबसे ज्यादा ही समझ आ रही है। नाई कहता है कि तुम और जिंगजाई ही हो जिसने फेंगुंग पे इल्जाम लगाया है। तुम लोगों की वजह से पहले ही मैक और जीन को सजा मिल रही है। क्या तुम लोग और अब हमसे क्या चाहते हो। फूजी उठती है और उठकर ह्यूगो को धक्का देती है, कहती है कि तुम लोग हमें कितनी देर तक इस मुसीबत में रखोगे। ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर लड़ने के बाद बाकी सब इनको छुड़वाते हैं और जिंगजाई ह्यूगो के पास आती है, कहती है कि अब तुम बस करो, तुम्हें कन्फेस कर लेना चाहिए। इसके बाद मीटिंग हॉल में सभी मौजूद होते हैं और इनके साथ मास्टर आमिन भी। जिंगजाई और ह्यूगो वहीं पे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ बताना है और ह्यूगो अपनी गलती का इतराफ करता है कि मुझे मालूम हो गया था कि मेरी डक मर गई है तो इसलिए मैंने अपना नेम टैग उतार कर उसकी जगह फेंगुंग का नेम टैग लगा दिया था। मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं इस बात से पहले ही से ही बाखबर था और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह कि तुम सबकी डक्स अभी तक जिंदा हैं और वो जो डक मरी थी वो तुम में से किसी की भी नहीं है। व्हाइट कहती है कि अगर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मास्टर कहते हैं कि तुम लोग का पहला सबक था और मैं तुम लोग को समझाना चाहता था इससे कुछ। ये वो सबक है जो तुम लोग को पहले किसी ने नहीं पढ़ाया और ये किसी सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है और वो ये कि किसी बेगुनाह को उसके ना करदा गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब जब तुम लोगों ने कन्फेस कर लिया है तो तुम लोगों के लिए आगे कोई पनिशमेंट नहीं होगी और हम लोग फेंगुंग को भी फ्री कर देंगे। तुम लोगों की सजा यही है कि तुम लोग अपनी गलती के ऊपर नजरसानी करो और दोबारा इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश मत करना। तुम लोग को इससे सबक सीखना चाहिए कि तुम लोग इस गलती की वजह से तुम्हारे दोस्तों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अगले दिन फेंगुंग को फ्री कर दिया जाता है और डक्स के पास होता है। जिंगजाई और ह्यूगो आते हैं। ये दोनों उससे माफी मांगते हैं और फेंगुंग उन्हें माफ कर देता है। जिंगजाई कहती है कि तुमने हमें इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो ये कहता है कि हाँ, मास्टर ने कहा था कि अगर कोई तुमसे माफी मांगे और अपनी गलती पे शर्मिंदा हो तो उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो दोबारा इस तरह की हिमाकतें करता रहे तो अगली दफा सोच समझ कर फैसला किया जाए। इसके बाद अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि Gen 6 के स्टूडेंट सभी मीटिंग हॉल में पहुंच जाएंगे। लोग सब वहाँ जाके बैठ जाते हैं और डर रहे होते हैं क्या हमसे फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई। तभी तमाम मास्टर्स आते हैं। ये लोग सब आके खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मास्टर आमिन मैकी को कहते हैं कि तुम अपनी जगह से उठकर खड़ी हो। मैकी एकदम से डर जाती है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं कि अब से Gen 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास प्रेसिडेंट मैकी होगी। पास्ट का दिखाया जाता
है जहाँ जेन 4 के प्रेसिडेंट रन मास्टर आमिन से बात कर रहा होता है। मास्टर आमिन इससे कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, जिस पर रन ये कह रहा होता है कि गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर आमिन इससे कहते हैं कि तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते अपने मास्टर्स की बात माननी चाहिए, जिस पर रन कहता है लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता क्योंकि बिल्कुल गलत है, आप मुझे किसी का कत्ल करने के लिए कह रहे हैं। इस पर मास्टर आमिन कहते हैं कि कई दफा हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और ये सब कुछ मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर मैकी मास्टर आमिन के ऑफिस में होती है, जिससे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि अब से तुम अपनी क्लास की प्रेसिडेंट बन गई हो, तो प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों पर कड़ी नजर रखो और ये देखो कि कौन कौन किस तरह से रूल्स को फॉलो कर रहा है। और इसके साथ साथ तुम्हें मास्टर पबॉन की भी मदद करनी होगी स्कूल को ऑर्डर में रखने के लिए। मास्टर आमिन से कहते हैं कि तुम्हारा कोई सवाल है? इससे मैकी कहती है कि आखिर आपने मुझे ही क्यों प्रेसिडेंट के लिए चूज किया? इससे मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। मैकी कहती है कि आखिर वो कौन है? मास्टर आमिन कहते हैं कि वो जेन 4 का सीनियर स्टूडेंट रन था और उसके बारे में तुमने कुछ देर पहले मुझसे पूछा भी था। फिर इसके बाद रात के वक्त अनाउंसमेंट होती है, तमाम स्टूडेंट्स को मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है और ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर आमिन और लेडी यानी वहाँ पर मौजूद होती है। मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम लोग यहाँ पर खुद को एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही है और मुझे इस बात का अंदाजा भी है, इसलिए मैं तुम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि तुम लोग एक वीकेंड के लिए अपने घर पर जा सकते हो। ये सुनते ही तमाम स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इसमें मास्टर आमिन इस बात का एडिशन करते हुए कहते हैं कि लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ किसी एक स्टूडेंट को ही मिलेगी। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? मास्टर कहते हैं कि ये चीज तुम लोग पे डिपेंड करती है कि जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा, वही घर जा पाएगा और तुम लोग ही अपने फेलोज के लिए वोट करोगे। इसके बाद अगले दिन इनकी क्लास दूसरी टीचर के साथ होती है। वहाँ पर टीचर इनसे कहती है कि आज तुम लोग क्लास में एक लेटर लिखोगे अपनी फैमिली के लिए और उसमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आजकल के दौर में कौन लेटर लिखता है, जबकि ईमेल, कॉल्स, वीडियो कॉल्स और दूसरी बाकी चीजें भी हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर मास्टर कहती हैं कि तुम जब लेटर लिखते हो तुम उसके अंदर अपनी फीलिंग्स भी ऐड करते हो और लेटर लिखने से ज्यादा प्रीशियस चीज कोई नहीं, तुम्हें ये सब भी आना चाहिए। इससे तुम्हें ये मालूम होगा कि कई बार इंतजार करना कितना मुश्किल और कितना खुशगवार हो सकता है। ये सुनते ही सब स्टूडेंट्स लेटर लिखने लग जाते हैं। फौजी लेटर पे डियर पापा लिख रही होती, लेकिन उसे अपना माजी याद आने लग जाता है कि उसके फादर ने आखिर उसे स्कूल में क्यों भेजा। उनको बेटियां पसंद नहीं थी और वो फौजी पे बिला वजह मारपीट किया करते थे। ये सोचकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि आखिर अब वो खत में क्या लिखे। क्लास खत्म होने के बाद ये सब लोग मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। मैकिन सबसे पूछती है कि कौन कौन घर जाना चाहता है। तकरीबन सभी स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करते हैं, तो इस पर बाकी सब कहते हैं कि इस तरह हम कैसे वोट कर पाएंगे कि कौन घर जाना चाहता है। मैकी कहती है कि जिसकी रीजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हम उसे ये अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर दूसरी तरफ मैक बॉयज के रूम में आता है, कहता है कि तुम लोग किसके लिए वोट करोगे। तो सब कहते हैं कि हमें अभी नहीं मालूम। इसका भाई मॉर कहता है कि हम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं करूंगा। बैंगून के पास जाता है, कहता है क्या तुम मुझे वोट दोगे? तो कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये जीन से पूछता है तुम किसको वोट दोगे। जीन इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इससे कहता है कि तुम सब मुझे वोट दो, उसके बदले में तुम लोगों को 1 मिलियन दूंगा। ये लोग सब सुन के हैरान हो जाते हैं, जिस पर नाई कहता है कि तो चीटिंग हुई। जीन कहता है कि इसमें क्या चीटिंग हुई, ये तो एक विन विन सिचुएशन हुई। तुम लोगों को सबके बदले पैसे मिलेंगे और मैं सबके बदले घर चला जाऊंगा। हैंगून कहता है लेकिन अगर ये इलेक्शन होते तो इसका मतलब तो यही था कि तुमने अपने वोट पैसे से खरीदे और इसके लिए तुम्हें लीगल पनिशमेंट मिलती। जीन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा और ना ही ये कोई इलेक्शंस हैं, तो इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं। नाई कहता है कि ठीक है अगर तुम बेशर्मी के साथ चीटिंग करना चाहते तो कर लो, लेकिन हम 1 मिलियन का क्या करेंगे? होम स्कूल में रहते हुए तो हम उन पैसों का कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते और यहाँ पर हमें भी 3 साल तक रहना है, तो इसलिए ये ऑफर तो बिल्कुल वर्थलेस है। और दूसरी तरफ तमाम लड़कियां वर्कआउट करके थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद इनके पास मैक आता है पानी की बोतल्स लेके, वो इन सबको देता है। कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम लोग काफी थक गई होगी, इसलिए मैं तुम लोग के लिए ठंडा पानी लेके आया हूँ। ये तमाम हैरान हो जाती है, कहती हैं कि तुम्हारा इस तरह से हमारे लिए पानी लाने के पीछे यकीनन कोई वजह होगी। ये कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वाइट कहती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो ये कहता है कि तुम लोग पहले पानी पियो, मैं पॉइंट पे भी आता हूँ। ये कहता है कि अगर तुम लोग मुझे वोट दो घर जाने के लिए तो मैं 1 सेमेस्टर के लिए तुम सबका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ये सब हंसने लग जाती हैं, कहती हैं कि हम अपने काम खुद भी कर सकती हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तभी इसके पास मॉक आता है, कहता है कि तुम्हारे पास जीन की तरह इन सबको 1 मिलियन देने के लिए नहीं है, तो इसलिए तुम इनको अपनी गुलामी ऑफर कर रहे हो। ये दोनों भाई आपस में बहस करने लग जाते हैं और अब इनकी बहस लड़ाई में बदल रही होती है। मैकी उठती है और इससे सवाल करती है कि तुमने अभी 1 मिलियन के बारे में क्या बात कही, तुम मुझे दोबारा बताना। मॉक इससे कहता है कि जीन ने ऑफर दी है कि जो कोई भी उसे वोट देगा उसे 1 मिलियन देगा। मैकी कहती है कि ये तो गलत है, हमें उसको वोट देना चाहिए जो वाकई में डिजर्विंग है। व्हाइट कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा दिल चाहता है कि मैं बैंगों को वोट दूं, मुझे उसके लिए काफी सॉरी फील होता है कि उसकी जो कंडीशन थी पिछले दिन और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सही नहीं था। फिर इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं और
हैंग को उस दौरान वाइट की बात याद आती है कि वो किसको वोट देगी। उसने हैंगोंग का नाम लिया था क्योंकि वो उसके लिए सॉरी फील कर रही थी। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही एकदम से ये शायद बीमार होने का ड्रामा करती है और खड़ी खड़ी लड़खड़ाने लग जाती है। फिर उसको देख के इसके पास आती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। ये इससे कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रही है शायद, और कुछ नहीं। हैंगोंग कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम जाकर रेस्ट करो और कुछ दवाई ले लो। ये वहाँ एक साइड पे बैठने के बाद इन सबसे कहती है कि दोस्तों मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों की काम में मदद नहीं कर पा रही और तुम लोग पे बर्डन बन गई हूँ। मैगी कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काम कोई इतना ज्यादा नहीं है, तुम रेस्ट करो। इस पे कहती है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक हूँ और हमेशा मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ही मेरा ख्याल रखना पड़ा है, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे डिटरमिन होना होगा और तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स जान सकें कि मैं अब अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो दोबारा से सफाई करने के लिए उठती है, लेकिन चंद सेकंड वहाँ पे खड़ी रहने के बाद ये वहीं पर गिर जाती है। इसके दोस्त इसको वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और ये जब बेड पर लेटी होती है तो ये रोते हुए ये बोल रही होती है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। और फिर इसकी ऐसी हालत देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं फ्लैंक को वोट दूंगी, और इसके बाकी सब दोस्तों का भी यही ख्याल होता है। थोड़ी ही देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही फ्लैंक उठकर बैठ जाती है और बिल्कुल ठीक होती है और मालूम होता है कि ये सब कुछ इसकी एक्टिंग का हिस्सा था, ये सिर्फ घर जाने के लिए ऐसा कर रही थी। और इसके बाद ये अपना लेटर खोल के पढ़ रही होती है जो कि इसने अपनी मॉम के लिए लिखा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, ये जगह एक जेल जैसी है और हर वक्त हमें यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन हैंगोंग स्कूल से घर वापस आती है। इसकी मॉम कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और अपनी मॉम को कहती है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, लेकिन उसकी मॉम इसकी बातों को अनसुनी कर देती है। लेकिन फ्लैंक फिर भी बार बार अपनी मॉम को मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही होती है। इस बार इसकी मॉम से कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं काम के सिलसिले में कॉल पे बात कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ऐसा देख के फ्लैंक शायद हर्ट हो जाती है और इसके हाथ में जो शील्ड होती है उससे अपनी कलाई काट लेती है और चीखने लग जाती है। इसकी मॉम वो देखकर इसके लिए फर्स्ट एड किट लेने चली जाती हैं और उसके बाद इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे ये सब कुछ ये सिर्फ इंटेंशन सीख करने के लिए कर रही हो। उसके थोड़ी देर बाद फ्लैंक किचन में जाती है जहाँ पर तिब्बत और हैंगोंग खाना बना रहे होते हैं। उनके पास जाती कहती है कि मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। वो कहते हैं कि तुम कह सकती, तुम्हें क्या कहना है। उनसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ नरम गुज़ा लेना चाहती हूँ, मुझसे कुछ हार्ड नहीं खाया जाएगा, तो क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ लाइट सा बना दोगे। इस पे तिब्बत कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम जाकर रेस्ट करो। तो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम लोगों से फेवर भी ले रही हूँ, तुम लोगों किसी काम भी नहीं आ रही। इस पे तिब्बत कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम यहाँ पर पड़ी वेजिटेबल्स को काट सकती हो, तब तक हम बाकी काम करते हैं। तो वेजिटेबल्स को काटना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ से किचन में फौजी आ रही होती जो कि थोड़ी देर के लिए बाहर रुक जाती है और फ्लैंक को कटिंग करते हुए देखने लग जाती है। वो देख रही होती है कि एकदम से ये वेजिटेबल को छोड़कर अपने हाथ में नाइफ उठाकर अपने फिंगर पर खुद ही कट लगा लेती है और ये सब कुछ फौजी देख लेती है। दूसरी तरफ ये चीख मारती है और तिब्बत और हैंगोंग इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और इसके पास जाकर देखते हैं और ये यहाँ पर भी बहाना बना रही होती है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर कब मैंने अपनी फिंगर पर नाइफ चला दी, मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं तुम लोगों के काम भी नहीं आ सकी। तिब्बत इससे कहता है कि तुम बस जाकर रेस्ट करो। तिब्बत इससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। ये सुनते ही ये रोने लग जाती है। हैंगोंग कहता है क्या तुम अपने जख्म की वजह से रो रही हो। तो ये कहती है कि नहीं, बल्कि जो तिब्बत ने कहा उससे मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। मुझे मुसलसल ये सब कुछ देख रही थी बाहर खड़ी होकर, मेरी मॉम भी मुझे ऐसा ही कहा करती थी, मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। जब भी किचन से बाहर निकल रही होती है तो कॉरिडोर में से फौजी मिलती है। उसे कहती है कि फ्लैंक मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बकवास सब बंद कर देनी चाहिए। फ्लैंक कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फौजी कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो, कमजोर होने का नाटक कर रही हो, तुम इसे बंद करो। मैं ये जान चुकी हूँ कि तुमने सब कुछ इसलिए करी ताकि तुम अपने घर जा सको। फ्लैंक कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो। फौजी इसकी उंगली पकड़ते कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, तुमने जो कुछ आज किचन में किया था, और कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारा वो जख्म दर्द करता है कि नहीं। इसकी उंगली पकड़कर उससे दबाना चाह रही होती है, लेकिन उसी वक्त फ्यू वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। फौजी इससे कहती है कि ये हम सबके सामने ड्रामा करी, ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई बीमार नहीं है। इस पे फ्लैंक कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। फ्यू इससे कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और फ्लैंक तुम फौजी को इग्नोर करो। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में मैकी, वाई, हैंगोंग, नाई और तिब्बत बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडीज में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ्यू आती है और कहती है कि तुम लोगों में से किसी ने फ्लैंक को देखा है। वाइट कहती है मैंने उसे थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में देखा था। तो कहती है कि उसकी कुछ देर पहले फौजी के साथ लड़ाई और वो काफी अपसेट दिखाई दे रही थी, अब मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है। मैकी कहती है कि वो वहीं पे होगी, तुम जाकर चेक करो। फ्यू वहाँ से चली जाती है और जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर फ्लैंक बेहोश होती है और उसके माथे से खून भी बह रहा होता है। ये बाकी सबको मदद के लिए बुलाती है तो ये सभी इसकी आवाज सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसकी आंख खुलती है तो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होती हैं। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि तुम्हें अपने जख्मों को पानी से बचाना होगा। ये कहती है कि मेरे दोस्त कहाँ पे
हैं तो मास्टर कहते हैं कि वो सब तो सोने के लिए चले गए हैं। ये भी वहाँ से जाना चाह रही होती है, लेकिन मास्टर इसका हाथ रोककर इससे कहती हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है तो तुम अपने किसी भी मास्टर को बता सकती हो। ये कहती है कि किस तरह की बात। इसके मास्टर कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस हो। ये थोड़ा सोचने के बाद कहती है, मैं इस तरह से बीमार रह रह के थक गई हूँ, मुझे अपने आप से कोफ्त होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं यकीनी तौर पर मर जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी मॉम बहुत याद आती है, मैं उनके बगैर अब यहाँ पर नहीं रह सकती। मास्टर कहते लेकिन तुम्हारी मॉम तो यही चाहती है कि तुम यहीं पे रहो। फिर इसके बाद अगली सुबह ये सभी स्टूडेंट्स मीटिंग हॉल में मौजूद होते हैं। वहाँ पे मास्टर ज्ञानी आती हैं जो कि घर जाने के रिजल्ट को अनाउंस करती हैं और कहती हैं कि तुम सब में से जिसने सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए हैं वो फ्लैंग है। इसको 6 वोट्स मिले होते हैं। पूजी को सब कुछ देख गुस्सा आ रहा होता है और ये खड़ी होती है, कहती है कि मैं इस चीज को रिजेक्ट करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि फ्लैंग वाकई में डिजर्विंग है। व्हाइट कहती है तुम्हें मेजोरिटी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पूजी कहती है कि मैं रिस्पेक्ट कैसे करूँ जबकि फ्लैंग ने हम सबको धोखा दिया है। तिब्बत कहता है कि तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है फूजी। ये कहती है कि इसने बीमार रहने का ड्रामा किया, ये बिल्कुल ठीक थी। हम सबकी टेंशन हासिल करने के लिए ये वक्तन फवक्तन अपने आप को किसी न किसी मुसीबत में डालती रही। फ्लैंग कहती है कि तुम क्या पागल हो गई हो, मैं अपने आप को क्यों खुद जानबूझकर मुसीबत में डालूंगी। ह्यूगो कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, अगर है तो तुम दिखाओ, तुम बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। बाकी सब यही बात कह रहे होते हैं कि कोई भी इतना पागल नहीं होता कि अपने आप को चोट पहुंचाए, तकलीफ दे। मुझे कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि सभी कितनी शिद्दत से अपने घर जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं घर जाने के लिए तुम सबसे एक झूठ नहीं बोल सकती। तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, फ्लैंग ने हम सबको धोखा दिया है। तभी वहाँ पर मास्टर आमिन आ जाते हैं और कहते हैं कि फूजी ये कह रही है फ्लैंग ने तुम सबसे झूठ बोला है। मास्टर आमिन कहते हैं क्या तुम अभी भी अपने लफ्जों पर खड़ी हुई हो, क्या तुम ऐसा ही कहती हो। फूजी कहती है कि मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि फ्लैंग ने हम सबसे झूठ बोला है सिर्फ घर जाने के लिए। फिर इसके बाद फ्लैंग से भी पूछा जाता है कि तुम भी अपनी बात पे इंसिस्ट कर रही हो कि तुमने झूठ नहीं बोला। फ्लैंग कहती है कि जी बिल्कुल मैं भी सच ही बता रही हूँ। फिर इसके बाद वीडियो प्ले की जाती है उस दिन की जहाँ ये लोग सफाई कर रहे थे और उस दौरान फ्लैंग की तबीयत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद वो भी दिखाया जाता है कि जब इसके सर पे चोट लगी थी एक्चुअल में इसने खुद ही अपने सर पर एक बुक मारी थी, जिसकी वजह से इसके माथे से खून बहने लग गया था। सबको सच्चाई का मालूम हो जाता है और इस पर मास्टर आमिन कहते हैं कि ये वोटिंग बिल्कुल जाया होगी, दोबारा कोई वोटिंग नहीं होगी, तुम लोगों में सब दोबारा कोई अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं जाएगा। नायक कहता है कि लेकिन ये दूसरों के साथ तो नाइंसाफी होगी। फ्लैंग वहाँ खड़ी होकर रो रही होती है, इसी बात पे इंसिस्ट कर रही होती कि इसने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद फ्लैंग रूम में आती है जहाँ पर ये सब मौजूद होती हैं। ये इन सबसे आके कहती है कि तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। ये पीयू के पास आती है, कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, लेकिन पीयू से कुछ कहे बगैर आगे आके बैठ जाती है और ये फिर सबको मुखातिब करके कहती है कि आखिर तुम सब लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। तुम लोग शायद भूल गए हो कि जंगजाई ने भी कुछ अर्सा पहले झूठ बोला था, लेकिन उसको तो किसी ने भी ऐसे ट्रीट नहीं किया था। मुझे कहती है कि लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम सच्चाई मानने से इनकार कर रही हो, तुम मुसलसल अपने झूठ पर इसरार करी जा रही हो कि तुमने वो झूठ नहीं कहा, जबकि जंगजाई ने उस झूठ का इतराफ कर लिया था। इतना कुछ सुनने के बाद फ्लैंग वहाँ से चली जाती है। मैगी कहती है कि तुम सबको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फूजी कहती है कि तुम क्या कहती हो, मुझसे सर पे चढ़ा के रखे। व्हाइट कहती है कि तुम लोगों को फिर भी उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फूजी कहती है कि लेकिन उसने हमसे एक दफा भी माफी नहीं मांगी। व्हाइट और मैगी कहती है कि लेकिन तुम लोगों ने उसे एक दफा भी माफी मांगने का मौका नहीं दिया, बस उसे डांटी जा रही थी। वो इस तरह से हम सबके बीच में आखिर कैसा फील कर रही होगी। ये कहते ये दोनों बाहर फ्लैंग को ढूंढने चली जाती हैं। कॉरिडोर में इनको नायर, तिब्बत और फेंगुन भी मिलते हैं। ये उनको भी बताती है कि फ्लैंग यहाँ से काफी देर से गायब है और उसे मिल नहीं रही। ये सब लोग उसे ढूंढने के लिए 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। व्हाइट और मैगी काफी देर से इसको तलाश कर रही होती है, ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है। अचानक से व्हाइट की नजर ऊपर पड़ती है। ये कॉरिडोर की सीलिंग से बाहर की तरफ खड़ी होती है, जैसे ये खुदकुशी करने का इरादा रखती हो। ये इसे देखकर ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है और इसे कहती है कि तुम काम डाउन हो जाओ और वहाँ से वापस उतर आओ, लेकिन ये इनकी कहीं अनसुनी कर देती है। मैगी और व्हाइट फौरन ऊपर भाग कर जाती है, लेकिन उतनी देर में वहाँ पर तिब्बत आ जाता है। वो फ्लैंग को इस तरह से खड़े देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो इसके करीब आता है, पहले वो इसे काम डाउन करने की कोशिश करता है और इससे कहता है कि तुम यहाँ से नीचे आ जाओ। तो कहती है कि बहुत देर हो गई है, मुझे जैसे इंसान के दोस्त नहीं होने चाहिए, बल्कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करती कि तुम लोग मेरे दोस्त रहो। इस पे तिब्बत इससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुमसे जो भी गलती हुई है मुझसे सॉर्ट आउट कर देंगे। फ्लैंग कहती है कि सब मुझसे नफरत करते हैं। तिब्बत इससे कहता है कि नहीं, तुमसे कोई नफरत नहीं करता और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी तरह इससे बातें करते करते इससे काम डाउन करके इसके करीब आके पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद ये सब लोग इसे मीटिंग हॉल में ले आते हैं और वहाँ पर पीयू को भी बुलाते हैं। पीयू इससे नाराज थी क्योंकि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है। फ्लैंग इसे देखते ही इससे माफी मांगती है, लेकिन पीयू से कहती है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मुझे यहाँ से जाना है, और ये कहती वो वहाँ से चली जाती है। इसके सभी दोस्त इसे समझाते हैं कि तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें फौरी तौर पर माफ कर देना। दूसरी तरफ मास्टर आमिन कैमरा की मदद से सब कुछ देख रहे
होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मास्टर यानी भी आ जाती है। वो कहती है कि हम जो स्टूडेंट्स को कोर्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है। मास्टर यानी मजीद कुछ बोल सके इस पे मास्टर आमिन कहते हैं कि जो कुछ हमने प्लान किया था सब कुछ वैसे ही बढ़ाया जाएगा और कोई भी रद्दोबदल नहीं होगा। मास्टर यानी कहती हैं कि आपको कैसे यकीन है कि जो आपने प्लान किया है आप उसके मुताबिक ही बिल्कुल पढ़ाएंगे और सब कुछ एक्टिविटीज वैसे ही होंगी, क्योंकि जेन 6 जो है पिछली जेन से काफी मुख्तलिफ है। मास्टर आमिन कहते हैं इसलिए हमें जल्द से जल्द अपनी स्कीम के मुताबिक नेक्स्ट स्टेप पे आना चाहिए। जैसा कि तुमने कहा जेन 6 पुरानी जेन जैसी नहीं है, इसलिए हमें पुराना कोई मेथड भी इस्तेमाल नहीं करना होगा। मास्टर यानी ये सब कुछ कहते थोड़ी परेशान जाहिर हो रही थी और इससे कहती हैं कि अगर हम इस दफा भी फेल हो गए जैसे पहले रेन के साथ हुआ है चीजें मजीद बिगड़ जाएंगी। मास्टर आमिन कहते हैं कि मेरे नजर में रेन के साथ जो भी हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारा फेलियर नहीं है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है, तमाम स्टूडेंट्स को मीटिंग हॉल में बुला लिया जाता है। मास्टर यानी इनके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों को ये बात बतानी है कि कल तुम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है। ये खबर सुनते ही तमाम स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सवाल करते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हम एग्जाम किस चीज का देंगे। मास्टर यानी कहते हैं कि तुम लोग पहले तो खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो कि जो तुम लोगों का कल एग्जाम होगा वो तुम लोगों की बेसिक नॉलेज और स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। फिर अगले सुबह एग्जाम शुरू होने से पहले मास्टर आमिन इनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों का ये जो एग्जाम है वो किसी सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम की तरह नहीं है, बल्कि इसमें तुम लोग अपने टेक्स्टिक, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करोगे। और मैं ये भी बताता चलूं कि जो कोई भी इस एग्जाम में सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लेगा सिर्फ उसी को रिवॉर्ड दिया जाएगा और वो रिवॉर्ड एक मोबाइल फोन है। ये देखते ही तमाम स्टूडेंट्स की आंखें खुली की खुली रह जाती क्योंकि सबने काफी देर से अपने मोबाइल फोन यूज नहीं किए। इसके बाद ह्यूगो कहता है कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो हमने पढ़ी नहीं है और जो कि आपने वाकई में नहीं पढ़ाई, हम जब से यहाँ पे आए हमें सिर्फ पनिशमेंट्स मिल रही हैं, तो फिर क्या होगा। और इसकी बात से जिंजाई भी एग्री करती है। मास्टर आमिन कहते हैं ठीक है, तुम लोग जिस सब्जेक्ट में अच्छे तुम लोग उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो और तुम लोग को इस टेस्ट में पास होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े तुम वो कर सकते हो। और ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि चाहे जो मर्जी करना पड़े तुम कर सकते हो। मास्टर आमिन कहते हैं कि इस एग्जाम के 3 राउंड होंगे, जो पहले राउंड में पास होगा वही अगले में जाएगा और इसी तरह से अगले में। नाई, फौजी और मोर्क को इनके एग्जाम पेपर्स मिल जाते हैं और मास्टर कहते हैं कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन है और इसको खत्म करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। ये सुनते ही ये सब हैरान हो जाते हैं कि 100 सवाल का पेपर 30 मिनट में कैसे हल करेंगे। दूसरी तरफ इंग्लिश के एग्जाम देने के लिए तिब्बत, मैकी और फ्लैंक बैठे होते हैं। मास्टर यानी इनको समझा रही होती है कि तुम लोग के पास सिर्फ 1 घंटा है अपने पेपर को सॉल्व आउट करने के लिए और तुम लोगों ने 1 घंटे के अंदर ये पैसेज पढ़कर ये बताना है कि ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। और बारी बारी सब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को यही बता रहे होते हैं कि याद रखना, तुम्हें एग्जाम को पास करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े तुम कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स मैथ्स का एग्जाम देने के लिए बैठे होते हैं उनको भी अपने पेपर्स मिल चुके होते हैं। उनके पास 1 घंटे का टाइम होता है 20 सवाल हल करने के लिए। फूजी अपने मास्टर को कहती है कि हमारे पेपर में 100 क्वेश्चन है और हमें सिर्फ 30 मिनट्स दिए गए हैं, हम इस तरह से तो अपना क्वेश्चन पेपर भी रीड नहीं कर पाएंगे, तो उसे हल क्या करेंगे। मास्टर कहते हैं ये मेरा मसला नहीं तुम लोगों का मसला है। और दूसरी तरफ ह्यूगो अपने मास्टर से कहता है कि हमें पेपर हल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम कर सकते हैं ना। तो उसकी मास्टर कहती है कि बिल्कुल। तो वो अपनी चेयर उठाकर फेंगुंग के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। तो इसी तरह सबका एग्जाम शुरू हो जाता है। पियो को ये कहा गया होता है कि उसे 12 किस्म की फ्लावर स्पीशीज को ढूंढ कर लाना होगा और फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ये कहा था कि उन्होंने अपने टीचर को ओवरटेक करना है। ह्यूगो और जिंगजाई इस रूल का भरपूर फायदा उठाते हुए फेंगोंग को तंग कर रहे होते हैं और सारा कुछ उसी से चीट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये लोग व्हाइट को भी परेशान कर रहे होते हैं। व्हाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ये उठकर मास्टर दी लेग के पास जाती है और कहती है कि आप इनको इसी तरह शेमलेसली चीटिंग करने देंगी। तो ये कहती हैं कि ये तो एग्जाम का हिस्सा है, ये पहले ही बता दिया गया था कि आप जैसे चाहो एग्जाम दे सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ तिब्बत, मैकी और फ्लैंक का एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उन्हें अपने टेक्स्ट में हायरार्की नजर ही नहीं आ रही होती। वो परेशान होते हैं कि आखिर ये कैसे सॉल्व आउट करें। तिब्बत फिर इन्हें एक हल बताकर कहता है कि हम इंडिविजुअली कभी भी ये एग्जाम को सॉल्व आउट नहीं कर सकेंगे, हमें सब कुछ मिलकर करना होगा। दूसरी तरफ पियो जंगल में फूल ढूंढ रही होती है। उसने काफी हद तक तो ढूंढ ली होती है लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ पे है। उसे रास्ता बिल्कुल भूल गया होता है। व्हाइट के पास कोई चारा नहीं होता तो वो फेंगोंग को कहती है कि हम इन इडियट्स को चीट करने देते हैं ताकि हम ये पहला राउंड तो पास कर सकें। और दूसरी तरफ जीन और मैक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते तेज भागने की, लेकिन मास्टर उनसे काफी ज्यादा
ज्यादा तेज होते हैं और वो उनके कहने पर रुकते भी नहीं है, बस भागे चले जा रहे होते हैं। मैकी, तिबेत और प्लैंक ने एक दूसरे की मदद से उस पैसेज का थीम ढूंढ लिया होता है। नाई, फूजी और मॉक का भी टाइम अप हो जाता है, उनके पास तो पहले ही टाइम बहुत कम था। प्यू को लगता है कि वो जंगल में अब अकेली रह गई है, इसलिए वो रोने लग जाती है और मदद के लिए पुकार रही होती है कि मैं ये एग्जाम नहीं देना चाहती, मुझे डर लग रहा है, मेरी कोई आके मदद करे। थोड़ी देर बाद मास्टर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के रिजल्ट में जिसने एग्जाम पास किया होता है वो नाई होता है और मैथ्स के एग्जाम में ये सभी पास हो जाते हैं। इंग्लिश के एग्जाम में भी नाई, मैकी और प्लैंक तीनों ही पास हो जाते हैं। जीन और मैक दोनों ही थक कर जमीन पर लेट जाते हैं और इनका मास्टर इनके पास आता है और कहता है कि क्या तुम लोग हार मानते हो? तो दोनों कहते हैं कि हम हार मानते हैं। और दूसरी तरफ प्यू के पास भी मास्टर पुबैन पहुंच जाते हैं। मास्टर पुबैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद के लिए आया हूँ, लेकिन तुम एग्जाम में फेल हो चुकी हो। जो स्टूडेंट्स भी एग्जाम में फेल हुए होते हैं उनके माथों पर रेड मार्कर से क्रॉस का मार्क बनाया जा रहा होता है। इसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है मास्टर एमिन की तरफ से कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो चुके हैं उनको मीटिंग हॉल में बुलाया जाए और बाकी स्टूडेंट्स को मास्टर पेपरॉन की क्लास में भेज दिया जाए। मास्टर एमिन अपने ड्रॉर में से एक पिक्चर निकालते हैं और वो पिक्चर इनकी और इनके स्टूडेंट रेन की होती है जो कि जेन 4 से है और कहता है कि देखते हैं कि जेन 6 के स्टूडेंट्स भी क्या तुम्हारी तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। बाकी सभी स्टूडेंट्स मास्टर पेपरॉन की क्लास में आ जाते हैं और वो दरवाजे में खड़ी होती हैं क्लासरूम के, उनसे कह रही होती हैं कि अब से इस एग्जाम की एग्जामिनर मैं होंगी। सब लोग अपने ट्रैक सूट्स पहनकर ग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स की नंबर के हिसाब से चेयर्स पड़ी होती हैं एक सर्कल में। ह्यूगो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि म्यूजिकल चेयर खेलने वाले। मास्टर कहती है कि हाँ तुम कुछ हद तक ठीक हो, ये एग्जाम म्यूजिकल चेयर से काफी फेमिलियर है और इस एग्जाम्स के 3 राउंड होंगे। जो स्टूडेंट्स में इन तीनों राउंड में एलिमिनेट हो गए वो फेल हो जाएंगे और बाकी अगले के लिए पास कर दिए जाएंगे। और इस एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब तक म्यूजिक बजता रहेगा तुम अपनी चेयर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ह्यूगो हमेशा की तरह ही अपनी नेगेटिव साइड का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि आप कह रही हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब हम वायलेंस भी यूज कर सकते हैं। मास्टर कहते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स मीटिंग हॉल में होते हैं वो स्क्रीन पे बाकी स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं जो कि एग्जाम दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ एग्जाम शुरू हो जाता है। जैसे ही बेल बजती है ये सभी स्टूडेंट्स चेयर पे आके बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस चेयर पर व्हाइट की नजर होती है उस पे चिंगजाई बैठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन व्हाइट उसे धक्का देके गिरा देती है और ऐसा ह्यूगो के साथ भी होता है। बाकी सब सीट्स पर सब बैठ जाते हैं, सिर्फ एक सीट बचती है जिसपे अब नजर ह्यूगो और जिंगजाई की होती है। ह्यूगो उस चेयर के ज्यादा करीब होता है लेकिन जिंगजाई भी उठकर कोशिश करती है कि वो सीट पर बैठ जाए, लेकिन उससे पहले ह्यूगो वहाँ पर बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन ये एग्जाम है। फिर थोड़ी देर बाद ये कहते हैं कि अभी तक तो म्यूजिक चल रहा है, तुम जाकर प्लैंक की चेयर चुरा लो। जिंगजाई ऐसे ही करती है, उसको उसकी जगह से उठाने की कोशिश कर रही होती है। व्हाइट और मैकी से मना कर रही होती है। जिंगजाई से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठने के काबिल नहीं, तुमने हमें धोखा दिया है इसलिए तुम यहाँ से खुद ही उठ जाओ, लेकिन प्लैंक ऐसा नहीं चाहती थी। जिंगजाई से धक्का देकर उसकी चेयर पर बैठ जाती है। व्हाइट को गुस्सा आता है कि उसको धक्का देकर अपनी जगह पर आकर दोबारा बैठ जाती है। जिंगजाई कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे करती रही तो मैं तुम्हारी चेयर चुरा लूंगी। ये दोनों लड़ना शुरू कर देती है जिसकी वजह से फेंगुम की तबीयत खराब होने लग जाती है। तिबेत की सबको कह रहा होता है कि अगर ये चेयर्स ही मसला है तो क्यों ना हम इन चेयर्स को ही तोड़ डालें, और सबसे पहले वो खुद की चेयर तोड़ डालता है। इसके बाद ये ह्यूगो की चेयर तोड़ने आ रहा होता है लेकिन वो इसको ऐसा करने नहीं देता और इस तरह देखा देखी सभी लड़ने लग जाते हैं। वहाँ खड़ी मास्टर इनको कुछ नहीं कह रही होती और काफी देर बाद मैकी चला कर इनको रोकती है और कहती है कि तुम लोग अब बस कर दो, अगर इस तरह से लड़ते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, इस तरह से हम सब फेल हो जाएंगे। मेरे पास एक सोल्यूशन है जो सबके लिए ही इक्वल होगा और वो ये है कि हम दोबारा से अपने एग्जाम को स्टार्ट करें। जिंगजाई कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। व्हाइट कहती है कि तुम सेल्फिश मत बनो। ह्यूगो भी इसकी बात से मुत्तफिक होता है। व्हाइट कहती है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा गेम को शुरू करने पर रजामंदी ना दी तो मैं तुम सबकी चेयर्स को तोड़ डालूंगी। बाकी सब स्टूडेंट्स इस बात पे अग्री कर जाते हैं कि हमें गेम को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। मास्टर भी यही कहती है कि जब तक म्यूजिक चल रहा है तुम लोग गेम को दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। सभी लोग दोबारा से चेयर्स को अरेंज कर देते हैं। जैसे ही बेल रिंग होती है जिंगजाई फौरन से चेयर की तरफ भागती है लेकिन व्हाइट उसे धक्का दे देती है ताकि वो चेयर पे मत बैठ सके और ये एलिमिनेट हो जाए। दूसरी तरफ नाई और तिबेत भी ह्यूगो के साथ यही करते हैं और पेंगुम को कहते हैं कि वो जल्दी से जाकर चेयर पे बैठ जाए। दूसरी तरफ मैकी व्हाइट और प्लैंक को कह रही होती है कि वो जल्दी से जाकर चेयर पे बैठ, उतनी देर तक ये जिंगजाई को संभालेगी। जैसे ही पेंगुम जाकर चेयर पे बैठता है नाई और तिबेत ह्यूगो को छोड़ देते हैं। मैकी बेचारी भी इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसे गिरा देती है, खुद जाकर चेयर पे बैठ जाती है। लेकिन पेंगुम फौरन से इसके पास आता है और आकर जिंगजाई को धक्का दे देता है। उतनी देर में मैकी चेयर पे बैठ जाती है और अब सिर्फ वहाँ पर एक चेयर बची है जिसपे ह्यूगो और जिंगजाई की नजर होती है। दोनों ही उसको देख के उसकी तरफ भागते हैं लेकिन पहले उस पर जिंगजाई बैठ जाती है। ह्यूगो थोड़ी देर खामोश रहता है लेकिन फिर दोबारा ये जिंगजाई को ही उसकी चेयर से धक्का देकर उस पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बैठते नहीं है और लड़ना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही लड़ते रह जाते हैं। इतनी देर में मास्टर बेल बजा देती है और इन दोनों में से कोई भी चेयर पे नहीं बैठ पाता और ये लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इनके भी फोरहेड्स पे
मास्टर क्रॉस का मार्क बना देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। एक चेयर को निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर म्यूजिक चलने के बाद मास्टर बेल बजाती हैं। ये लोग थोड़ा सोचने के बाद जाके चेयर्स पे बैठते हैं, लेकिन फ्लैंक वहीं पे खड़ी रहती है, वो चेयर की तरफ बढ़ती ही नहीं है। ये सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैकी से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फ्लैंक कहती है कि मुझे पहले ही रियलाइज हो गया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहिए था। मैंने तुम लोग से झूठ बोला और फिर भी तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। तुम सब मुझे माफ कर देना। और ये वहाँ से चली जाती है। मास्टर को जाके कहती है कि मैं एग्जाम से विड्रॉ करना चाहती हूँ। मास्टर इससे कहती है कि अगर तुम विड्रॉ करोगी तो तुम फेल हो जाओगी। कहती है कि मुझे मालूम है। फिर मास्टर आती है और इसके भी फोरहेड पर क्रॉस का मार्क बना देती है। फ्लैंक के जाने के बाद मास्टर सबको कहती है कि तुम लोग अब सब चेयर्स को यहाँ से हटा दो, बस एक ही रहने दो। व्हाइट कहती है जैसे हम खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग तो अब 4 चेयर्स रह जानी चाहिए, तो फिर आप एक क्यों कह रही हैं। मास्टर कहती हैं अब एग्जाम का लास्ट राउंड रह गया है तो उसमें सिर्फ एक ही चेयर होगी। फैंगोंग कहता है कि उसका मतलब ये कि हम में से कोई सिर्फ एक ही एग्जाम को पास कर सकेगा। मास्टर कहती है कि ये जरूरी नहीं, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। मास्टर फाइनल राउंड शुरू करने से पहले कहते हैं कि तुम लोगों को जो रूल बताया गया है उसे एक दफा फिर रिमाइंड कर लेना। मास्टर बेल बजा देती है। नाई और दबत फौरन से चेयर की तरफ भागते हैं, लेकिन मैकी इनको कहती है कि तुम सभी रुक जाओ। नाई कहता है कि तुमने हमें क्यों रोका। मैकी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सभी दोबारा से सोचें जो मास्टर हमें बार बार बता रही हैं। व्हाइट कहती है कि आखिर वो क्या। मैकी कहती है कि जब भी हमारा एग्जाम शुरू होता है मास्टर हमें बार बार टास्क के बारे में रिमाइंड करवाते हैं और वो ये है कि रूल को केयरफुली सुने। और थोड़ी देर पहले मास्टर ने कहा है कि एक से ज्यादा भी स्टूडेंट्स एग्जाम को पास कर सकते हैं। नाई कहता है तो फिर अब हम क्या करें, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चेयर बची है। तिब्बत कहता है कि मास्टर ने कहा था कि जब तक म्यूजिक बंद नहीं होता तब तक कोई भी जगह ढूंढ के उस पर बैठो, और अगर कोई म्यूजिक के जारी रहने तक कहीं भी ना बैठा हो वो फेल हो जाएगा। मैकी कहती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा तिब्बत, हमें कोई जगह ढूंढनी है बस बैठने के लिए। और ये कहते ही मैकी ग्राउंड पे बैठ जाती है। व्हाइट कहती है कि तुम क्या कर रही हो। मैकी कहती है कि मास्टर ने ये नहीं कहा कि हमें सिर्फ चेयर्स पे ही बैठना है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं, हमें सिर्फ बैठना ही है और इस तरह से हम सब ये एग्जाम पास कर सकते हैं। नाई कहता है कि मैकी बिल्कुल ठीक कह रही है और इस तरह से वो भी जमीन पे बैठ जाता है। फिर इसके बाद तिब्बत, व्हाइट और फेंगुंग भी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मास्टर इनके लिए तालियां बजाने लग जाती हैं और कहते हैं कि वेल डन, तुम सब लोगों ने ये एग्जाम पास कर लिया है। इसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स मास्टर आमिन के ऑफिस में चले जाते हैं। मास्टर आमिन सबको कंग्रेचुलेट करते हैं इनके पास होने पर। मास्टर आमिन कहते हैं कि ये राउंड बहुत ही आसान है, इस राउंड में तुम लोगों को चैलेंज दिया जाएगा, सिर्फ एक ही सवाल होगा और सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए तुम लोगों को 1 घंटा दिया जाएगा। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो और अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो तुम्हें फौरी तौर पर फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद इन सभी को एक एक शीट दी जाती है। ये सभी स्टूडेंट्स शीट को अच्छी तरह देखते हैं लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। मैकी कहती है कि मास्टर आमिन ये पेपर शीट तो बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। मास्टर आमिन कहते हैं और इसीलिए तुम लोगों को जवाब तलाश करना होगा। क्वेश्चन इस पेपर शीट पे ही है जो तुम लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ है। जब तुम सवाल ढूंढ लोगे तो तुम उसका सही जवाब भी खुद ब खुद मिल जाएगा। नाई कहता है लेकिन ये तो ब्लैंक है। मास्टर आमिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये ब्लैंक है और यही तुम्हारा चैलेंज है। मैकी बाहर आके कहती है कि मुझे लगता है इसी पर कुछ लिखा हुआ है और उसको विजिबल करने के लिए हमें कोई चीज तलाश करनी होगी। क्या तुम में से किसी के पास कोई आइडिया है। नाई कहता है कि एग्जाम का लास्ट राउंड है और अब से मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करना चाहिए क्योंकि रिवॉर्ड सिर्फ किसी एक को ही मिलेगा। व्हाइट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैकी कहती है कि मैं व्हाइट की बात से एग्री करती हूँ और पिछले राउंड्स भी हमने एक दूसरे की मदद से ही पास किए हैं। तिब्बत कहता है कि लेकिन वही बात, एंड पे रिवॉर्ड तो किसी एक को ही मिलेगा। मैकी थोड़े सोचने के बाद जवाब देती है और कहती है कि ठीक है, इस दफा हम सब लोग अलग-अलग अपने जवाब ढूंढेंगे। ये सब लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि व्हाइट अपना पेपर पानी में ले जाती है ताकि उसे कुछ नजर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फेंगुंग भी आग की मदद से कोशिश कर रहा होता है कि शायद उसके पेपर पे अगर कुछ लिखा है तो वो विजिबल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैकी भी आइस बोर्ड के ऊपर अपना पेपर रखती है और यही कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो भी नाकाम रहती है। और थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होने लग जाती है कि आप लोगों का 1 घंटा खत्म हो चुका है, अब आप लोग प्लीज एग्जाम रूम में आ जाएं। सब लोग मास्टर आमिन के कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाके मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोगों में से किसी के पास कोई जवाब है। तो फेंगुंग अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मेरा जवाब है कुछ भी नहीं। मास्टर आमिन कहते हैं क्या तुम अपने जवाब को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। फेंगुंग कहता है क्योंकि शुरू से ही कोई सवाल नहीं था, हमने जितनी भी कोशिश की लेकिन हमें कोई सवाल नहीं मिला, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं है और मेरा जवाब इसीलिए यही है। मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम्हारा जवाब गलत है और उसी वक्त उसके माथे पर रेड मार्क बना देते हैं। बाकी इन चारों को मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई जवाब नहीं है तो मैं तुम लोगों को 1 घंटा और देता हूँ और सोचो जाके अपना जवाब तलाश करने की कोशिश करो।
फिर इसके बाद ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि मुझे नहीं पता अब हम में से किसको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि मैं भी फोन हासिल करना चाहती हूँ। नाई कहता है कि तुम किसको फोन करोगी, अपनी उस आंट को जो तुमसे जरा भी मोहब्बत नहीं करती। ये कहती है कि फिर भी मेरे पास अगर फोन होता तो मैं पुलिस को या रिपोर्टर्स को कॉल करती और इस जगह को बंद करवा देती। इस पे सब लोग हंसने लग जाते हैं। ये कहती है कि मैं काफी सीरियस हूँ, तुम लोग मेरी बात पे मत हंसो। ये इससे कहती है कि अगर तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा तो तुम क्या करोगे। तो नाई कहता है कि मैं अपने डैड को कॉल करूंगा और उनसे ये पूछूंगा कि आखिर उन्होंने मुझे इस जगह पर भेजा क्यों। इसके बाद ये तिब्बत से पूछती है तो तिब्बत कहता है कि मैं अपनी मॉम को कॉल करूंगा क्योंकि मैंने बहुत मिस करा हूँ, क्योंकि मैं ही उनका ख्याल रखता था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बगैर वो कैसी होंगी। मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था और मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन मेरी मॉम ने मुझे कहा कि तुम्हें होम स्कूल जाना होगा। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मास्टर आमिर तिब्बत के घर बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तिब्बत होम स्कूल आ गया तो मैं उसका ख्वाब पूरा करने में उसकी मदद करूँ और वो हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करेगा। इसके बाद तिब्बत कहता है कि तुम रिवॉर्ड से क्या करोगी। मैगी कहती है वैसे तो मुझे वो रिवॉर्ड नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिसे मैं कॉल कर सकूं। मैं एक ऑर्फन हूँ, ना मेरे डैड है ना मेरी मॉम। वाइट कहती है तो फिर तुम इस एग्जाम को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो। मैगी कहती है मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि मास्टर आमिर आखिर हमारे साथ करना क्या चाह रहे हैं। मैगी कहती है कि तुम ध्यान से सोचो, पहले राउंड से अब तक हम एक दूसरे की मदद से ही यहाँ पे पहुंचे हैं। नाई और तिब्बत इन दोनों की बात मान लेते हैं और ये चारों मिलकर इस जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये सब लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं और वहाँ पर वाइट कहती है कि मास्टर आमिर हमें आखिर ब्लैंक पेपर क्यों देंगे। नाई कहता है कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें सवाल मिल गया तो जवाब भी हम खुद ब खुद ढूंढ लेंगे, पर इस पेपर पे तो कुछ भी नहीं है, क्या पता सवाल का ताल्लुक इस पेपर से हो ही ना। मैगी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि हम जब से यहाँ पे आए हैं मास्टर हमें किसी न किसी चीज से कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं और ये ब्लैंक शीट इनका भी यकीनन कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। वाइट कहती है कि मैं भी कब से यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये खाली शीट्स क्यों। जवाब के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम सवाल भी खुद तलाश करें। आखिर मास्टर आमिर हमसे चाहते क्या है। तिब्बत कहता है कि वाइट तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो आखिर हमसे क्या चाहते हैं। वाइट कहती है ये तो सवाल था ना। तिब्बत कहता है कि हाँ यही तो मिसिंग सवाल है यहाँ पे। अगर हर एग्जाम एक लेसन है तो उसका सवाल सिर्फ मास्टर आमिर के पास खुद ही है। वाइट कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये कि हमें ये ब्लैंक शीट्स जाके मास्टर आमिर को दे देनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि सवाल लिखें। तिब्बत कहता है कि हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये सभी लोग मास्टर आमिर के कमरे में चले जाते हैं, वहाँ जाकर अपनी ब्लैंक पेपर शीट्स को उनके डेस्क पर रख देते हैं। मास्टर आमिर कहते हैं कि ये तुम लोग का जवाब है। मैगी कहती है कि हाँ जी यही हमारा जवाब है। मास्टर कहते हैं क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकती हो। मैगी कहती है कि बाकी एग्जाम्स के पैटर्न पे हमें सब मास्टर्स इस चीज पे एम्फसाइज कर रहे थे कि हम पहले सुने, सोचे, एनालाइज करें और फिर से डिसर्न करें। तो हमने फिर ये हिसाब लगाया कि जो ब्लैंक शीट्स हैं ये होम स्कूल के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और हमें सवाल और जवाब तब मिले जब हम कुछ पढ़ते हों या हमें मास्टर कुछ पढ़ाएं। तो हमें ये लगता है कि आंसर वही है जो आप हमें सिखाना चाह रहे हैं मास्टर। मास्टर आमिर कहते हैं कि तुम लोग का जवाब बहुत अच्छा है और तुम लोगों ने इस एग्जाम के पीछे छुपी रीजन को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड किया है, लेकिन एग्जाम खत्म नहीं हुआ। तुम लोगों को पहले सवाल का जवाब देना होगा। इस एग्जाम के लास्ट राउंड का सवाल है और वो ये है कि रिवॉर्ड कौन डिजर्व करता है। मास्टर आमिर अपने ड्रॉअर से मोबाइल फोन निकालकर बाहर डेस्क पर रखते हैं। तुम लोग इस बात का फैसला कैसे करोगे कि आखिर अब रिवॉर्ड किसको दिया जाए। ये सब कहते हैं कि अब ये तो गलत है, हम सब ने इस सवाल के जवाब को मिलकर ढूंढा है, तो आप सिर्फ एक को रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो एग्जाम के शुरू से ही तुम लोगों को बात बता दी थी कि किसी एक को ही मौका दिया जाएगा अपने घर पे बात करने का। मैगी कहती है कि मैं तिब्बत को वोट दूंगी। वाइट भी तिब्बत को वोट देती है और नाई भी, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन थी अपने घर कॉल करने की। मास्टर आमिर मोबाइल फोन तिब्बत को पकड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं इसे इस्तेमाल करने के लिए। तिब्बत फोन को हाथ में उठा लेता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि अगर सबको नहीं मिल रहा तो मुझे भी नहीं चाहिए। मास्टर आमिर कहते हैं क्या तुम श्योर हो, ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किलों से मिलती है। तिब्बत कहता है कि मैं जहाँ भी अपने दोस्तों की मदद से हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर। मास्टर आमिर कहते हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। तुम सबको अपने ऊपर फख्र करना चाहिए क्योंकि होम स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम पास किया है। इसके बाद मास्टर आमिर के कमरे में मास्टर पेपरोन आती हैं। थोड़ी देर पहले मुझे मास्टर प्रसाद ने बताया है कि आपने ऑर्डर दिया है। मास्टर कहते हैं कि हाँ मैंने दिया है। मास्टर पेपरोन कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे रिकंसीडर जरूर करें जो आप ट्रीटमेंट रन के साथ कर रहे हैं। मास्टर आमिर कहते हैं कि मैंने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया है और ये वो वाहिद रास्ता है जिससे हम रन को वापस हासिल कर सकते हैं। मास्टर पेपरोन कहती है कि इससे तो रन की जान को भी खतरा है। मास्टर आमिर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद पे लेता हूँ। इसके बाद
ये चारों मास्टर आमिन के कमरे से बाहर निकल के खड़े होते हैं। व्हाइट कहती है कि मुझे अपने आप को वोट देना चाहिए था, अगर मैं ऐसा करती तो हम पुलिस को कॉल कर सकते थे। नाई कहता है तुम्हें क्या लगता है मास्टर आमिन तुम्हें ऐसा करने देते? व्हाइट कहती है लेकिन फिर भी हमने अपॉर्चुनिटी को जाया किया। मैकी कहती है कि मुझे लगता है कि हमें रिवॉर्ड मिल गया है और उस रिवॉर्ड का नाम है दोस्ती। ये सब लोग इस बात पर मुस्कुराने लग जाते हैं। मैकी की अचानक नजर खिड़की से बाहर पड़ती है और बाहर मास्टर पेपरॉन भागी हुई कहीं जा रही होती है। ये इन्हें देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। इसके बाद मास्टर पेपरॉन जंगल के रास्ते उस गेट से बाहर निकल रही होती है जहाँ पर मास्टर प्रसाद पहले से ही एक टॉर्च लेकर खड़े होते हैं और ये इनके साथ आगे चलना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद मैकी भी वहाँ पर आती है और इनका पीछा करने लग जाती है। इसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है, ये काफी देर आगे चलती रहती है लेकिन इसके पीछे तिब्बत आ जाता है और वैसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहती है कि मुझे मास्टर्स को फॉलो करना होगा। तिब्बत इससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है। ये कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ और यही वजह है कि मैं होम स्कूल आई हूँ। तिब्बत कहता है क्या तुम्हारा भाई? ये कहती है कि हाँ मेरा भाई, उसका नाम रन है। और तभी तिब्बत को याद आता है कि रन तो जेन 4 के स्टूडेंट का नाम है। फिर बेसमेंट में एक कमरा होता है और सीढ़ियां उतरकर मास्टर आमिन वहाँ पर आ रहे थे। वहाँ पर रन को कुर्सी से बांधा होता है और इसे आके बताते हैं कि जेन 6 के स्टूडेंट्स ने अपना आज पहला एग्जाम पास कर लिया और वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसे देख के मुझे बिल्कुल तुम्हारी याद आती है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए और तुम्हें पता है कि उसका नाम मैकी है। ये सुनते ही रन फौरन से अपना मुंह ऊपर उठा लेता है और ये कहकर मास्टर आमिन रन के चेहरे पर एक काला नकाब पहना देते हैं। रन को एक खुली जगह पर बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर मास्टर प्रसाद और मास्टर पेपरॉन आते हैं जो कि इसको एक ऊपर वाले कमरे में लेकर जाते हैं। जिस कमरे में इसको लाया जाता है वो कमरा एक साइंस लैब की तरह दिख रहा होता है। जैसे ही इसके चेहरे से नकाब उठाया जाता है तो ये कहता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, प्लीज मुझे छोड़ दें। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अब एक ट्रीटमेंट वाले कमरे में हो। रन चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि कौन सा ट्रीटमेंट, मैं पागल नहीं हूँ, ना ही मैं बीमार हूँ। मास्टर आमिन भी वहीं पर मौजूद होते हैं और रन को कहते हैं कि तुम हमारी बात समझ जाओ, तुम्हारा इलाज जरूरी है। इसके बाद तिब्बत, मैकी, व्हाइट और नाई लाइब्रेरी में आके बैठ जाते हैं। तिब्बत बहुत ही आहिस्ता आवाज में मैकी के पास आता है, कहता है कि अब तुम रन के हवाले से क्या करोगी? मैकी कहती है कि मुझे मास्टर्स के पीछे जाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा। तिब्बत कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैकी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाओ। तिब्बत कहता है कि तुम ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ व्हाइट नाई को अपनी तरफ मुतवज्जो करके कहती है कि तिब्बत और मैकी की तरफ देखो, तुम्हें नहीं लगता इनके दरमियान कुछ चल रहा है? नाई कहता है कि मुझे नहीं मालूम। व्हाइट कहती है कि तुम तो तिब्बत की बहुत ज्यादा क्लोज हो, क्या तो उसने तुम्हें कोई बात नहीं बताई? नाई कहता है कि मुझे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। ये बात सुनकर व्हाइट को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नाई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं। दूसरी तरफ जिंगजाई और ह्यूगो अपने कमरों की तरफ सोने के लिए जा रहे होते हैं और सोने जाने से पहले जिंगजाई ह्यूगो को किस करती है और ऐसा करते हुए मास्टर यानी दोनों को देख लेती हैं और वो इन पर आके गुस्सा करती हैं कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, और ह्यूगो को कहती हैं कि तुम फौरन से अपने कमरे में जाओ। इसके बाद अगली सुबह सभी मीटिंग हॉल में मौजूद होते हैं और वहाँ पे मास्टर यानी ये कह रही होती है कि हम तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसलिए हमने तुम लोगों के रूल्स में एक और रूल ऐड करने का सोचा है और ये रूल नंबर 7 है, किसी भी स्टूडेंट को होम स्कूल में रोमांटिक रिलेशनशिप रखने की इजाजत नहीं है। ह्यूगो कहता है कि ये किस किस्म का रूल है? बाकी स्टूडेंट्स भी यही कह रहे होते हैं कि आप टर्म के मिड में इस तरह का कोई रूल कैसे ऐड कर सकती हैं। फिर इसके बाद रात में सब लोग अपने रूम्स में आ जाते हैं। फ्यू, जिंगजाई और फूजी एक साथ बैठी होती हैं। फ्यू कहती है कि मास्टर्स ने कितना फालतू रूल ऐड किया है, भला हम किसी को अगर पसंद करने लगे तो इस पे हम क्या कर सकते हैं। जिंगजाई कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और हमने यहाँ पे रहना है, अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को पसंद नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे। फूजी को इसकी बातें पसंद नहीं आ रही होती तो वो इसे कहती है कि तुम आखिर क्या कह रही हो। जिंगजाई कहती है कि तुम्हें इससे कोई मसला हो रहा है, मैं सबसे पहले तो नाई के बारे में सोच रही हूँ। अगली सुबह व्हाइट, नाई, क्लैंग, फेंगुंग, फूजी और जिंगजाई ये सब लोग मीटिंग हॉल में बैठकर अपनी असाइनमेंट के लिए स्टडी कर रहे होते हैं। फूजी और जिंगजाई टेबल के एंड पे बैठे होते हैं और फूजी काम कर रही होती है, लेकिन जिंगजाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो मुसलसल नाई को ही देखी जा रही होती है, जबकि फूजी उससे कोई बुक लाने का कह रही होती है और वो उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रही होती है। फूजी जरा ऊंची से बोलती है तो इसे सुनाई देता है। इससे कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा है। फूजी इससे कहती है मैंने तुम्हें कहा कि मुझे बुक ला के दो। जिंगजाई इससे कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जाके खुद ले आओ। फूजी कहती है कि ये तो पेयर असाइनमेंट है, किसी अकेले का काम नहीं, इसलिए हमें मिलकर करना होगा। जिंगजाई कहती है मैं फिलहाल अवेलेबल नहीं हूँ। इस बात पे फूजी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि कल रात से तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही बात पे फंसा हुआ है, तुम्हें मर्दों से ऑब्सेशन हो गई है। ये बात सुनते जिंगजाई को भी गुस्सा आ जाता है और इनमें बहस शुरू हो जाती है और व्हाइट और नाई उठ के इनके पास आते हैं ताकि इनकी लड़ाई रुकवा सके। तभी वहाँ पे मास्टर दिलैक आती है और वो कहती है कि अगर तुम लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया तो तुम सबको मैं कमरे में बंद कर दूंगी। इसके बाद जिंगजाई बाहर आके अकेली बैठ जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया
दिखाया जाता है जब अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। एक दिन इसके फादर इसको एक होटल में लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। और जिस रूम का दरवाजा ये नॉक करते हैं वहाँ से कोई आदमी निकलता है और पीछे इसकी मॉम भी खड़ी होती है। ये देखकर जिंजाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके फादर इससे कहते हैं कि तुम अपनी माँ का असल रंग देख लो, ये तुम्हारी माँ है। और इसकी मॉम से इसके डैड बहस करना शुरू हो जाते हैं और बहस करते करते इसकी मॉम को थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन जिंजाई आके अपने फादर को रोकती है, जिसके ऊपर जिंजाई के फादर को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम दोनों ही बहुत नाशुक्री हो, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आखिर में तुम दोनों एक जैसी हो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिंजाई अपनी मॉम को कम्फर्ट करती है लेकिन इसकी मॉम को भी इसकी कोई परवाह नहीं होती और इससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से छोड़कर चली जाओ। और उल्टा वो इससे कुछ कहे वो दोबारा उस कमरे का दरवाजा नॉक करने लग जाती हैं और जैसे ही वो खुलता है उसके अंदर चली जाती हैं। ह्यूगो इसके पास आता है, इससे पूछता है कि आखिर इससे क्या हुआ है। ये कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ह्यूगो इससे कहता है कि अगर तुम्हारा रोने का दिल चाह रहा है तो तुम रो सकती हो, हर वक्त इस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्ट करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। जिंजाई से फिर से कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। इसके बाद नाई और वाइट अपनी रिपोर्ट पे काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर ब्यू भी आती है, ये इनके पास आके बैठती कहती क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। वाइट कहती है कि तुम्हें किस बारे में मदद चाहिए। ये कहती है कि मैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर काम कर रही हूँ लेकिन मैक और मॉक अभी तक नहीं आए और कितना काम पड़ा है वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे और ना ही मैं इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी हूँ, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे। वाइट कहती है कि हम जरूर करेंगे। नाई प्यू के लिए कुछ बुक्स लेने जाता है, तभी प्यू वाइट से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम नाई को पसंद करती हो। वाइट ये सवाल सुन के बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों पूछा। उस पर प्यू कहती है मैं नाई को बहुत पसंद करती हूँ। वाइट कहती है लेकिन रूल्स के मुताबिक इस तरह ऐसा करने से हमें मास्टर्स ने मना किया है। प्यू कहती है इस सिलसिले में तो मैं खुद की कोई मदद नहीं कर सकती। इतनी देर में वहाँ पे नाई आ जाता है। इसके बाद ये सब लोग अपने रूम्स की तरफ आ रहे होते हैं। प्यू कहती है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। नाई कहता है इसमें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। वाइट कहती है कि बिल्कुल दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्यू कहती है नाई क्या तुम हर किसी के साथ इतने ही काइंड हो, अगर तुम ऐसे ही हर किसी के साथ नरमी से पेश आते रहे तो मुझे लगता है कि सब लड़कियां तुम्हें पसंद करने लगेंगी। नाई कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि अक्सर तो लोग मुझसे बात करने से पहले कई दफा सोचते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, और मुझे भी हर किसी से इस तरह बात करना पसंद नहीं। प्यू इनडायरेक्टली से ही पूछती है और कहती है कि ये शायद इसलिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें दूसरों से इस तरह बात करते डर लगता है। नाई कहता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। प्यू कहती है तो फिर तुम्हारी कोई आइडियल टाइप तो होगी। नाई इस पे कहता है कि मुझे बिल्कुल वाइट जैसी लड़कियां पसंद हैं। ये सुन के वाइट बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो। नाई कहता है कि नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद हैं। दूसरी तरफ जिंजाई और ह्यूगो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जबकि मास्टर्स ने इनको मना भी किया था, लेकिन मास्टर फेबॉन इन दोनों को देख लेते हैं। दूसरी तरफ मास्टर फेबॉन जंगल की तरफ बाहर जा रही होती है कि उन्हें मास्टर यानी देख लेती हैं। वो कहती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। ये कहती हैं कि मुझे कोई काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। मास्टर यानी से जाने से मना करती है, लेकिन ये कहती है कि मेरा जाना जरूरी है। मास्टर यानी से कहते हैं अगर आप जाने पर इंसिस्ट कर रही तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। जंगल में इस तरह से अकेले रात को जाना खतरनाक हो सकता है। तो ये दोनों साथ में चलती हैं और इनके पीछे तिब्बत और मैकी भी आ जाते हैं। इन दोनों के पीछे फ्लैंग और फेंगुंग भी आ जाते हैं। ये पूछते कि तुम दोनों आखिर कहाँ जा रहे हो। मैकी कहती है कि हम पहले यहाँ पर बैठकर अपनी रिपोर्ट बुक पर काम कर रहे थे और हमें लगता है कि वो गलती से यहीं पर भूल गए हैं तो हम वो ढूंढने जा रहे हैं। फेंगुंग कहता है कि अभी तो काफी रात हो चुकी है, तुम लोगों को भी यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। फ्लैंग कहती है अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं तुम लोगों की मदद करना चाहूंगी। तिब्बत कहता है कि नहीं तुम लोगों को वहाँ पे आने की जरूरत नहीं, हम अपनी बुक जल्दी से ढूंढकर वापस आ जाएंगे। फेंगुंग कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो, तुम लोग को सजा मिलेगी, लेकिन ये दोनों इसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से भाग जाते हैं। फेंगुंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि उन्हें सजा मिलेगी। फ्लैंग कहती है तो फिर क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए। ये दोनों इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये दोनों इनके करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मजीद आगे मत जाओ। तिब्बत भी इससे कहता है कि हमें आज रात के लिए यहीं पर रुक जाना चाहिए। मैकी कहती है कि मैं आगे खुद जाऊंगी, लेकिन फेंगुंग इसके आगे आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम आगे जाना चाहती तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। फ्लैंग कहती है हाँ मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगी। इस तरह से मैकी को सरेंडर करना ही पड़ता है और ये लोग वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ सब रात को रूम में सो रहे होते हैं कि तभी हेड मास्टर यानी गर्ल्स के रूम में आती हैं और जिंजाई को उठाकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाती हैं। जब इसको बाहर लेके जाया जा रहा होता है तो वहाँ पर ह्यूगो पहले से ही बैठा होता है। हेडमास्टर कहती है तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए लाया गया क्योंकि तुमने होम स्कूल का रूल 7 तोड़ा है, जो कि ये था कि तुम लोग को मना किया गया था किसी किस्म के रिलेशनशिप में आने से। ह्यूगो कहते हैं कि किस किस्म का बकवास रूल है, आप लोग इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। मास्टर यानी कहती है ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना ही पसंद करते हो तो एक दूसरे के साथ ही रहो। मास्टर फेबॉन इन दोनों को लॉक करने के लिए कमरे में ले आता है, लेकिन ह्यूगो मास्टर को धक्का दे देता है और जिंजाई भी उसको मार पीट देती है। ये दोनों मास्टर से कमरे की चाबियां लेकर मास्टर को कमरे में लॉक करके खुद वहाँ से निकल जाते हैं और ये दोनों वहाँ पे खड़ी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जिंजाई ह्यूगो से कहती है कि हमें कितना टाइम हो गया, हम इसी तरह से घूम रहे हैं। ह्यूगो कहता है कि तुम रिलैक्स रहो, हमें कोई ना कोई रास्ता तो मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जिंजाई ह्यूगो को कहती है कि हम इस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं, मुझे लगता है हम सर्कल्स में घूम रहे हैं। ह्यूगो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर अब क्या
होगा ये जगह तो बिल्कुल ही कोई भूल भुलैया की तरह है। और थोड़ी ही देर बाद इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इनको गाड़ी से उतरना पड़ता है। थोड़ा आगे आने पे इनको एक गाड़ी दिखाई देती है और वो पुलिस की कार होती है। ये हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकते हैं। पुलिस वाला कहता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिंगजाई पहले सारी बात बताने लगी थी लेकिन ह्यूगो इसे मना करता है। खुद आके कहता है कि हम लोग अपने टाउन की तरफ जा रहे हैं लेकिन हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और ना ही कोई मोबाइल सिग्नल है यहाँ पे, तो क्या आप हमें हमारे टाउन तक छोड़ सकते हैं। तो पुलिस वाले ने कहता है कि आप लोग जाके गाड़ी में बैठ जाएं। ये सुनते ही दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये लोग काफी देर से गाड़ी में बैठे होते हैं। ह्यूगो जिंगजाई को कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो जिंगजाई बहाना करती है, कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इनकी बात पर जरा भी कान नहीं धरता और गाड़ी को बस चलाई जा रहा होता है। और बिलाखिर वो पुलिस ऑफिसर इन्हें घुमा फिर आकर दोबारा से होम स्कूल छोड़ जाता है और वो मास्टर आमिन को जानता था। इसके बाद जिस कमरे में रन को कैद किया होता है वहाँ पे मास्टर आमिन जाते हैं इसके लिए खाना लेकर। कहते हैं तुम्हारा पसंदीदा खाना है। रन कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप ये बताएं कि आप मुझे यहाँ से कब आजाद करेंगे। मास्टर आमिन कहते हैं तुम्हें तभी यहाँ से रिहाई मिलेगी जब तुम पुराने वाले रन बन जाओगे। तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, इससे अच्छा तो आप मुझे कत्ल ही कर दें और इसी तरह से आपको अपना पुराना रन वापस मिल सकता है। 1 वीक के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगजाई और ह्यूगो को बंद करके रखा होता है। इन दोनों से पूछा जाता है क्या तुम लोग अपनी गलती का एहसास हो गया, तो फौरन ही गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लग जाते हैं। कहते हैं कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपने आप को बदल लेंगे। तो मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम लोग अब गिड़गिड़ा रहे हो, मुझसे माफी की भीख मांग रहे हो, इसका मतलब तुम लोग सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए ऐसा कर रहे हो। असल में तुम लोगों ने अपने आप को नहीं बदला, तो इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर मजीद बंद करके रखूंगा। अपने रूम में जाने के बाद मास्टर आमिन मास्टर फैफॉन को बुलाते हैं। कहते हैं वक्त आ गया है कि अब हम लिजर्ड गेम को स्टार्ट करें। मास्टर फैफॉन कहती हैं कि बहुत जल्दी है और मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स अभी इसके लिए रेडी होंगे। मास्टर आमिन कहते हैं कि इस जन को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, ये लोग बहुत तेज हैं। इसके बाद तमाम स्टूडेंट्स को बाहर ग्राउंड में बुला लिया जाता है। ये लोग सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक टेबल पर एक पुराना टेलीफोन पड़ा होता है। ये सब लोग क्यूरियस होकर उस टेलीफोन को देख रहे होते हैं। तभी मास्टर फैफॉन अनाउंसमेंट कर रही होती है कि आज मैं तुम लोगों को एक मजेदार गेम खिलाना चाहती हूँ और इस गेम का नाम है लिजर्ड गेम। और कहती है कि तुम लोग को टेबल पे बड़ा टेलीफोन नजर आ रहा है और अब मैं तुम लोग को रूल्स बताती हूँ। तुम लोग को एक एक करके फोन कॉल उठानी है और तुम लोग इससे ये जान पाओगे कि तुम्हें कौन सा एनिमल असाइन किया गया है। तुम में से ही कोई एक लिजर्ड बनेगा और जो भी कोई लिजर्ड बनेगा उसके पास ये पावर होगी कि वो दूसरों को ऑर्डर दे सके। वो लिजर्ड उनसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन लिजर्ड को खुद को रिवील नहीं करना और दूसरे एनिमल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के उनको लिजर्ड को ढूंढना है। ये गेम तब खत्म होगी जब तुम में से कोई लिजर्ड को ढूंढ लेगा, लेकिन ये गेम 3 दिन तक चलती रहेगी। पूजा कहती है अगर हम ये गेम ना खेलना चाहें तो मास्टर फैफॉन कहती हैं कि अगर तुम लोग ये गेम नहीं खेलोगे तो तुम लोगों ने जो अपनी फैमिली को लेटर्स लिखे थे उसके बारे में तुम लोग को अपडेट नहीं किया जाएगा। जीन कहता है कि मुझे गेम नहीं खेलनी। तभी मास्टर फैफॉन स्पीकर से बोल रही होती है, कह रही होती हैं कि अगर तुम लोगों में से कोई भी ये गेम नहीं खेलेगा तो तुम लोगों के बाकी दोस्तों के भी लेटर्स का अपडेशन उन्हें नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद फोन रिंग करने लग जाता है। सबसे पहले तिब्बत फोन उठाता है और इसको बता दिया जाता है कि इसका एनिमल कौन सा है और इस तरह से एक एक करके सभी फोन उठाते रहते हैं अगली रिंग्स पे। और गेम का लास्ट रूल ये बताया जा रहा होता है कि अगर तुम लोग 3 दिन के अंदर लिजर्ड को ना ढूंढ पाए तो तुम लोग गेम हार जाओगे, तो तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगी। और अगर लिजर्ड 3 दिन से पहले पकड़ी गई तो इसमें लिजर्ड को सजा मिलेगी। इसके बाद ये सभी लोग इसी तरह ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सब लोग बैठे पढ़ रहे होते हैं। तभी मास्टर प्रसाद आते हैं। मास्टर प्रसाद इनको कुछ काम करने के लिए दे रहे होते हैं। कहते हैं कि अगली क्लास जब हमारी होगी तो मैं उसमें चेक करूंगा। मैक कहता है कि स्पेशल होमवर्क मेरे लिए क्यों। मास्टर प्रसाद कहते हैं क्योंकि ये लिजर्ड का ऑर्डर है। होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर ये लिखा होता है कि तुम्हें डबल होमवर्क करना होगा। डॉग यानी मैक का एनिमल डॉग है। मॉर्क इसका भाई इस पे हंसने लग जाता है, इसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम एक स्टूपिड डॉग, अब तुम्हें डबल काम करना होगा। इसके बाद ये सब लोग अंदर लंच करने के लिए आ जाते हैं। खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। सभी खाने को देख खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि एटलीस्ट इस बुरे दिन हमें खाना तो अच्छा मिला। लेकिन फूजी की प्लेट में कोई खाना नहीं होता और तभी मास्टर फैफॉन आते हैं इसके लिए एक डिश लेकर जो कि कवर्ड होती है। फूजी उसका कवर रिमूव करती है तो अंदर कुछ नहीं होता बल्कि एक नोट पड़ा होता है, उस पर लिखा होता है कि तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। फूजी को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़ी होकर ऊंची सारी बोलने लग जाती है कि आखिर तुम में से कौन लिजर्ड है। मैकी कहती है कि हम खाना शेयर कर लेते हैं, लेकिन इस पे भी इनको मना कर दिया जाता है। और मैक को भी अपनी पनिशमेंट में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो इतनी चेयर से उठता है, कहता है कि मुझे लगता है कि मॉक लिजर्ड है। मॉक खड़ा होता है, कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं लिजर्ड नहीं हूँ। मैक कहता है कि जब मुझे पनिश किया गया था तब मैं तुम्हें देखा था, तुम काफी मुस्कुरा रहे थे और जब तुमने फोन कॉल उठाई तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारा एनिमल क्या है, तब तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा शॉक था, मैंने देखा। मैक कहता है कि मैं इसलिए हैरान था क्योंकि मुझे जो एनिमल असाइन किया गया था वो टिक है, लिजर्ड नहीं। ये दोनों भाई इस लिजर्ड की बहस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी मास्टर फैफॉन स्पीकर से अनाउंसमेंट करती है, कहती है क्या ये तुम दोनों का फाइनल आंसर है। मैक कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मॉर्क ही लिजर्ड है और मैक भी ऐसा ही कहता है। मास्टर फैफॉन कहती है तुम लोगों ने अपना आंसर कंफर्म किया, तो कहते हैं कि
हाँ। मास्टर पेपरपॉन कहती है कि तुम दोनों के जवाब गलत हैं और इन दोनों को सजा मिलती है। ये सजा होती है कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाएगी इन्हें लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद वाइट, मैकी, नाय और तिब्बत बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मास्टर टिलैक इनके पास आती है और वाइट और मैकी को एक एक एनवलप दे देती है। उस पे इन दोनों का नाम लिखा होता है। कहती हैं कि मुझे लिजर्ड ने कहा है कि तुम दोनों को ये दे दूं। उस पे मैकी कैट होती है, पे लिखा होता है कि तुम आज के लिए जेनेटर हो और वाइट डियर होती है, उस पे भी यही लिखा होता है कि तुम जेनेटर हो, यानी इन दोनों को सफाई का काम करना होगा। ये सारा होम स्कूल साफ करेंगी। मीटिंग हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी मैकी वाइट को कहती है कि तुम डियर हो, मैं कैट हूँ। और मैकी तिब्बत और नाई से भी पूछती है कि आखिर उनका एनिमल क्या है। तिब्बत कहता है कि मैं लायन हूँ और नाई कहता है कि मैं एक शार्क हूँ। वहाँ पे लगे ब्लैक बोर्ड पे जाके ये सबके एनिमल्स लिखना शुरू कर देती है जिन जिन के मालूम है। ये अपना चारों के लिखने के बाद कहती है कि हम 7 हो गए और हम 7 में से कोई भी लिजर्ड नहीं। तिब्बत कहता है बाकी जो बचे वो हैं फ्लैंग, फ्यू, चीन और फेंगुंग और हमें इनके एनिमल्स नहीं मालूम, यानी इनमें से ही कोई एक लिजर्ड है। इसके बाद रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। तभी मास्टर चैंप आते हैं फेंगुंग के पास और कहते हैं कि अब तुम्हारे भागने का वक्त हो गया। वो अपने साथ लिजर्ड का ऑर्डर लाए होते हैं। उस पे लिखा होता है कि रैबिट तुम्हें 2 घंटों तक भागना होगा। और उसी दौरान मास्टर चैंप नाय और तिब्बत को भी उठाते हैं। तुम लोग भी उठो, तुम लोगों को भी सजा मिलेगी क्योंकि तुम लोगों ने वाइट और मैकी की मदद की थी। दूसरी तरफ फ्यू को भी गर्ल्स में से ये ऑर्डर मिला होता है। अब ये चारों ही रात के इस वक्त भाग रहे होते हैं। अगले दिन तिब्बत और मैकी दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। जो बुक्स पढ़ रहे होते हैं उनके बीच में एक एक नोट होता है जो कि लिजर्ड की तरफ से होता है। उसमें ये लिखा होता है कि तमाम बुक्स को जेनर और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो और लंच के टाइम दोबारा फूजी के पेट में कोई खाना नहीं होता और आज तो बल्कि व्हाइट के पेट में भी खाना नहीं है। और ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं। नाइस को अपना खाना दे देता है। इस पे व्हाइट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये लोग सब काम करके मीटिंग हॉल में आके बैठ जाते हैं। फूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये जीन और बी को कहती है क्या तुम दोनों लिजर्ड हो, क्योंकि तुम लोग ही अभी तक आराम से बैठे हो बिना किसी काम किए और तुम लोगों को कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। ब्यू कहती है कि मैं लिजर्ड नहीं हूँ। जीन भी यही कहता है। ब्यू कहती है लेकिन तुम्हें कोई सजा नहीं मिली अभी तक। जीन कहता है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ब्यू उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने दोस्तों को सजा देने में कोई मसला पेश आ रहा होगा। याद नहीं तुमने तो अपने डैड की फैक्ट्री भी जला डाली थी। जीन कहता है कि तुम कैसे इस बात के बारे में जानती हो। फूजी कहती है कि मेरे डैड तुम्हारे डैड को जानते हैं। जीन कहता है कि तुम्हें मालूम भी है तो इससे इस बात का आखिर क्या ताल्लुक है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। जीन आगे बढ़ता और इससे कहता है कि उस फैक्ट्री की वजह से काफी लोग मर गए थे और मैंने उसको जलाकर बिल्कुल सही काम किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जिस फैक्ट्री को जीन के डैड ऑन करते थे वहाँ के मुलाजिमों पर बहुत ज्यादा प्रेशर था काम का और उसके डैड उनसे ओवरवर्क करवाते थे और उनको उनकी मेहनत के पैसे भी इतने नहीं देते थे। जीन अपने डैड को समझाता है लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते और वो इसी वजह से फैक्ट्री को आग लगा देता है। अगले दिन सुबह ये सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। वहाँ पर सबकी प्लेट्स में सिर्फ एक नोट लिखा होता है स्किप दिस मील का और सिर्फ ब्यू और जीन के प्लेट में खाना पड़ा होता है। पूजे सबको देखने के बाद कहती है क्या अब ये ऑब्वियस नहीं हो गया कि तुम दोनों में से लिजर्ड है। जीन कहता है कि तुम्हें मैं कितनी दफा ये बात बताऊं कि मैं लिजर्ड नहीं हूँ। ब्यू कहती है मैं भी नहीं हूँ। पूजी कहती है तो फिर तुम लोगों को कोई पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती। ब्यू उठती है और कहती है कि अगर किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैं भी नहीं खाऊंगी और जीन भी ऐसा करता है और दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ब्यू जीन को कहती है कि मुझे तुम पे यकीन है कि तुम लिजर्ड नहीं हो। जीन कहता तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों है। ब्यू कहती तुमने जो हमें पहले बताया था उसकी बिना पर मुझे लगता है कि तुम लिजर्ड नहीं हो सकते। इसके बाद ये दोनों उठ के अंदर चले जाते हैं। रास्ते में इन दोनों को व्हाइट, मैकी, नाय और तिब्बत मिलते हैं। ये चारों इनसे कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम ये चाहते हैं कि इस गेम को खत्म करें। क्या तुम लोग हमें अपना एनिमल बता सकते हो। ब्यू हॉर्स होती है और जीन रैट। इसके बाद रात में ये चारों बैठ जाते हैं। उन्हें नोट डाउन कर स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि किस तरह से ये लोग लिजर्ड तक पहुंचे। तिब्बत कहता है अब सबके एनिमल्स हमें मालूम हो गए हैं लेकिन फिर भी हम में से कोई भी लिजर्ड नहीं है। व्हाइट कहती है यानी हम में से कोई झूठ बोल रहा है। व्हाइट कहती है लेकिन ब्यू और जीन के हॉर्स और रैट होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या पता ये दोनों ही झूठ बोल रहे हो। नाई कहता है क्या पता किसी ने खुद को जानबूझकर सजा दे दी हो ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। मैकी कहती है हाँ और इस तरह से हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं, जीन और ब्यू। ये सब लोग हर किसी पे डाउट कर रहे होते हैं। नाई कहता है अब देखो हम सब पे शक कर रहे हैं और दूसरी तरफ मास्टर पेपरपॉन बैठ के एंजॉय कर रही होंगी। मैकी कहती है कि नाई तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हम सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे हैं और सबसे करीब देखो लिजर्ड के कौन है, वो हम में से कोई भी नहीं है। क्या पता यहाँ पे शुरू से ही कोई लिजर्ड ना हो। व्हाइट कहती है कि अगर कोई लिजर्ड नहीं तो मास्टर आखिर ऑर्डर कैसे दे रही है। नाई कहता है कि मैं समझ गया, मास्टर पेपरपॉन चाहती थी कि हम दूसरे को डाउट करें। मैकी कहती है कि बिल्कुल और ये ऑर्डर्स मास्टर्स की तरफ से ही आ रहे। अगले सुबह ये सब लोग मास्टर पेपरपॉन को बुला के लाते हैं और कहते हैं कि हमने लिजर्ड को ढूंढ लिया। मास्टर पेपरपॉन कहती तुम लोगों के पास जवाब देने का सिर्फ एक ही चांस है तो इसलिए अपना जवाब सोच समझ के देना। मैकी कहती है कि हमारा जवाब ये है कि लिजर्ड आप खुद ही हैं मास्टर पेपरपॉन। मास्टर पेपरपॉन कहती है तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है। तो बारी बारी सब लोग जवाब देते
हैं जो जो इनके साथ हुआ और उनकी बुना पे ये लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि खुद मास्टर पेपरॉन लिजर्ड हैं। मास्टर पेपरॉन थोड़ा सोचने के बाद तालियां बजाना शुरू हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम लोग का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों कहती है अब आप हमें हमारे घर से जो लेटर्स आए हैं उनके बारे में बताएं। मास्टर पेपरॉन कहती है कि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं तुम लोग को बताऊंगी। सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और इस बार ह्यूगो और जिंगजाई को भी भेज दिया जाता है। इसके बाद मास्टर पेपरॉन आती हैं। फ्लाइंग कहती है कि हमारे लेटर्स कहाँ पे आए। मास्टर पेपरॉन कहती हैं कि जो बॉक्स है इसी में तुम लोग के जवाब है। फ्लाइंग फौरन से उठ के जाती है, वो बॉक्स खोलती है लेकिन वो तो बिल्कुल खाली होता है। ये लोग कहते हैं कि लेटर्स कहाँ पे हैं। मास्टर पेपरॉन कहती है यहाँ पे तो कभी लेटर थे ही नहीं, क्योंकि तुम में से किसी की भी फैमिली ने तुम लोग के लिखे हुए खतों का जवाब नहीं दिया। क्यों कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो यकीनन मुझे जवाब देते। मास्टर पेपरॉन कहती है ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग के लेटर्स कभी भेजे ही ना गए हों, या फिर लिजर्ड तुम लोग के लेटर्स तुम लोग की फैमिली से छुपाए रखे हुए है। और ये कहकर मास्टर पेपरॉन वहाँ से चली जाती है। स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं, आधी रात हो चुकी होती है। जैसे घड़ी पे 12 बजते हैं तो ह्यूगो एकदम से अपने बिस्तर पे उठकर बैठ जाता है। तिब्बत इसे देखता है और इससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। इतनी देर में बाकी लड़के भी उठ जाते हैं लेकिन ह्यूगो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। जब इसके करीब आने पे इससे पूछते हैं तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट रूम का नाम बार बार लिए जा रहा होता है और इनकी किसी दूसरी बात का जवाब नहीं देता और ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे इसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। और दूसरी तरफ मास्टर डिलेक गुम गई होती हैं। उनको भी होम स्कूल ने किसी मेडिसिन के अंडर रखा होता है और अब मास्टर आमिन मास्टर प्रसाद से ये पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ गई हैं। मास्टर आमिन मास्टर प्रसाद पे बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी थी कि मास्टर डिलेक पे नजर रखे, क्योंकि उनको भी किसी कोई खास किस्म की दवाई दी जा रही थी उनके अंदर कुछ एग्जामिन करने के लिए, लेकिन ये बात अभी नहीं मालूम कि आखिर ये लोग किस मंसूबे पे काम कर रहे हैं। इसके बाद मास्टर आमिन ट्रीटमेंट रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर रन बैठा होता है जिसके सर पर कोई कैप पहनाई होती है जिसकी वायरिंग एक मशीन से हुई होती है और ये कहते हैं कि अब तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा, तुम्हें अपनी इसके लिए आंखें खोलनी होगी। लेकिन रन कहता है मैं नहीं खोलूंगा, मैं वो नहीं देखना चाहता जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो। ये अपनी आंखें नहीं खोलता लेकिन तभी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। वीडियो वो रन और इसकी बहन रिन यानी माकी की होती है तो ये मजबूरन आंखें खोलता है। इस वीडियो में ये दोनों बहन भाई एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उस वीडियो मैसेज में रन अपनी बहन रिन यानी माकी को एक स्टोरी बुक पढ़ के सुनाता है जो कि विनी द पूह होती है। ये सब देखते देखते रन रोने लग जाता है। अगले सुबह ये चारों मैकी, वाइट, तिब्बत और नाई ह्यूगो के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मैकी कहती है कि तिब्बत तुम ठीक कह रहे हो, जब से ये दोनों पनिशमेंट से वापस आए हैं ह्यूगो और जिंगजाई कुछ वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट्स को कोर्टयार्ड में बुला लिया जाता है। वहाँ पे मास्टर चैम्प की क्लास होती है। वो कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। मास्टर कहते हैं कि ये बहुत इजी गेम होगी तो इसलिए इस जार में जो स्टिक्स पड़ी हैं तुम सब एक एक करके वो ले लो। मास्टर चैम्प कहते हैं कि इस एक्टिविटी में 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, जिनके पास व्हाइट स्टिक्स हैं वो टीम व्हाइट में होंगे, जिनके पास ब्लैक स्टिक्स हैं वो सब ब्लैक टीम में होंगे और वो अपने कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पड़े ग्लव्स भी उठा लें। जीन मास्टर से पूछता है कि आखिर हमें करना क्या होगा। मास्टर चैम्प कहते हैं कि तुम लोगों को खाने के लिए लड़ाई करनी होगी और जो टीम जीतेगी उसको खाना पकाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे। हारने वाली टीम को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सब स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी से बहुत ना खुश होते हैं क्योंकि हारने वाली टीम को खाना नहीं मिलेगा और पहले मास्टर पेपरॉन की लिजर्ड गेम में भी कई दफा इन सबको भूखा रहना पड़ा था। तो इस बात पे फूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मास्टर से बहस करती है। मास्टर कहते हैं तुम लोगों को सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े तुम लोग वो कर सकते हो। मास्टर कहते हैं कि दोनों टीम से मैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करूंगा और वो दोनों आपस में मुकाबला करेंगे। टीम व्हाइट में से मास्टर चैम्प मैक को बुलाते हैं और टीम ब्लैक में से ये मॉक को बुलाते हैं। ये दोनों ही भाई पहले एक दूसरे को नहीं पसंद करते और अब ये दोनों एक दूसरे को सामना भी करेंगे। इन दोनों को एक रस्सी पकड़ा देती है और उसका एक सिरा मैक अपने हाथ में डाल लेता है और दूसरा सिरा मॉक अपने हाथ में डाल लेता है। मास्टर कहते हैं कि मैं तुम लोग को ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अब पंच करो और ये सिरा तुम लोग के हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जिसके हाथ से ये रस्सी छूट गई वो हार जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। मैक पहले मॉक को पंच करता है और पहले ही पंच से उसका नाक से खून बहने लग जाता है। मैकी मास्टर चैम्प को कहती है कि आखिर ये किस तरह के फालतू रूल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। मास्टर कहते हैं कि जब तक इन दोनों में से कोई भी रस्सी नहीं छोड़ेगा तब तक ये कंपटीशन जारी रहेगा और अगर कोई रस्सी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है। लेकिन दोनों ही ऐसा नहीं कर रहे होते। व्हाइट और नाई इनके पास जाते हैं ताकि वो रस्सी छोड़ दें लेकिन दोनों ही रस्सी नहीं छोड़ रहे होते। मास्टर चैम्प व्हाइट को कह रहे होते कि अगर तुम इन दोनों के बीच गई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो मैकी इस पे बहुत गुस्से से मास्टर चैम्प को कहती है कि हमें पनिशमेंट से डर नहीं लगता लेकिन हम इस तरह के फालतू रूल्स फॉलो नहीं करेंगे और रस्सी छुड़वाने के लिए जाती क्योंकि मॉक की नाक से काफी खून बह चुका था। मास्टर चैम्प इसको रोकने के लिए आ रहे होते हैं लेकिन उसके आगे आके तिब्बत खड़ा हो जाता है। मास्टर चैम्प तिब्बत को धक्का देते हैं लेकिन इसके पीछे से नाई आ जाता है और आकर
आकर मास्टर चैम का गिरेबान पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच अपने मास्टर को देता है, लेकिन मास्टर बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है और इस सब वजह से नाई, मैकी, तिब्बत और व्हाइट को पनिश कर दिया जाता है और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मास्टर कहते हैं तुम लोगों को पनिशमेंट इसलिए मिल रही क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर को डिसोबे किया। व्हाइट कहती है कि हमें पनिशमेंट से डर नहीं लगता, लेकिन हम ये हरगिज ये नहीं मानेंगे कि हमने कोई गलत काम किया है। गलत जो कर रहे थे वो आप थे। काफी देर बाद हेड मास्टर यानी इन चारों के पास आती है और कहती है कि तुम लोगों ने मास्टर का ऑर्डर को डिसोबे किया है, इसीलिए अब तुम लोगों को अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाइट कहती है मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, हमने कोई गलती नहीं की, जो मास्टर ने किया वो बहुत ज्यादा क्रूर था। हेड मास्टर कहते हैं कि तुम लोग को अब ट्री ऑफ रिमोर्स के पास लेके जाना होगा और वहाँ जाके तुम लोग अपनी गलतियों को मानोगे और उसमें माफी मांगोगे। हेड मास्टर इनको जंगल में ले आती हैं और कहती हैं कि तुम लोग को इस दरख्त के नीचे बैठकर अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना होगा और तब तक तुम लोग यहीं पर बैठे रहोगे जब तक तुम लोग को इसका एहसास नहीं हो जाएगा। इनको उस दरख्त के नीचे बिठा के मास्टर खुद एक चेयर पर बैठकर इनको देख रही होती हैं। दूसरी तरफ टीम व्हाइट को खाना पकाने का सामान मिल जाता है। मास्टर कहते हैं मैं तुम लोग को सख्ती से मना करता हूँ कि तुम लोगों ने ये इंग्रेडिएंट्स टीम ब्लैक के साथ शेयर नहीं करने। फूजी कहती है लेकिन हम लोग सिर्फ 4 ही रह गए हैं, अब तब इतना सारे खाने का क्या करेंगे। मास्टर कहते हैं कि इसकी फिक्र तुम ना करो, जो तुम इस्तेमाल नहीं कर सकोगे वो जाया कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ टीम ब्लैक लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता और उस बात पे उनको गुस्सा आ रहा होता है। चंगजाई कहती है कि मुझे इतनी भूख लग रही है और अब मुझ में जान भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं खाया इतनी मेहनत करने के बाद भी। थोड़ी देर बाद फेंगुंग कहता है कि मुझे कुछ कहना है, तो जीन कहता है कि तुम्हें जब कुछ कहना हो तो इजाजत ना लिया करो, बस कह दिया करो। फेंगुंग कहता है कि मैंने थोड़ा खाना जमा किया हुआ है, क्या वो सब तुम लोग खाना चाहोगे। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं और फेंगुंग वहीं पर एक ड्रॉर खोलकर एक बास्केट निकालता है जिसमें कुछ क्रॉसॉन्स और जूस बॉटल्स पड़ी होती हैं। ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं ये देखकर और खाने के लिए नीचे उतर आते हैं। दूसरी तरफ मास्टर प्रसाद और मास्टर फुबैन मास्टर डिलेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में कहीं भी कोई नहीं मिलता, बस पैरों के निशानात मिलते हैं, लेकिन वो भी इतने नहीं होते कि मास्टर डिलेक्ट तक पहुंचा जाए। फिर इसके बाद मास्टर चैम की गेम का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और अब वो इन्हें जंगल में ले आते हैं और गेम के रूल्स सेम होते हैं, बस एक टीम में से एक कंटेस्टेंट को वॉलंटियरली बाहर आना था और आकर एक बॉक्स में से एक चिट निकालनी थी जिस पर ओपोनेंट टीम के एक मेंबर का नाम लिखा होना था। क्योंकि कहता है लेकिन हमारी टीम में 4 लोग हैं और सामने वाली टीम में 5 लोग हैं, ये अनफेयर कंपटीशन होगा। मास्टर कहते हैं कि पहले कंपटीशन में मोर को काफी चोट लग गई थी, इसलिए वो इस कंपटीशन में कम्पीट नहीं करेगा। टीम व्हाइट में से सबसे पहले ह्यूगो जाता है और जाके एक चिट निकालता है और इस चिट पर जिंगजाई का नाम लिखा होता है। जिंगजाई अपना नाम सुन के मास्टर को कहती है लेकिन मैं एक लड़की हूँ, तो इस पर मास्टर कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में मैन और वुमेन दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर भी सेम वही चीज होती है। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें लड़ाई तो करनी होगी। ये दोनों रोप का एक एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं। ह्यूगो बहुत जोर से रस्सी अपनी तरफ खींचता है जिससे जिंगजाई डर जाती है, लेकिन वो इसे मारता नहीं है, वो पहले ही रस्सी ड्रॉप करके जिंगजाई को जीतने देता है, वहाँ से चला जाता है। अब इस टीम से सबसे पहले जीन जाता है और जाकर एक चिट निकालता है और चिट पर फूजी का नाम लिखा होता है। ये जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जीन फूजी को कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ह्यूगो की तरह सॉफ्ट हार्टेड गाय नहीं हूँ, तो तुम मुझसे इस तरह की किसी भी नरमी की तवक्को मत रखना। फूजी कहती मेरे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं मुकाबला करूंगी। फूजी बहुत फास्ट होती है, ये पहले रस्सी को अपनी तरफ खींचती है और जीन को किक करती है। जीन नीचे गिर जाता है तो वो इसके हाथ से रस्सी छुड़वा लेती है और ये पॉइंट अपने नाम करती है। जीन कहता है कि तुम चीटिंग कर रही हो, लेकिन फूजी कहती मास्टर आप क्या कहेंगे। मास्टर कहते कि दोनों टीम्स के दरमियान टाई हो गए, यानी फूजी को पॉइंट मिल जाता है। फ्लैंग जाती है, जाके चिट निकालती है और इसकी ओपोनेंट व्यू होती है। फ्लैंग बहुत डर जाती है क्योंकि इसके अभी तक व्यू से दोस्ती नहीं हुई होती और अब इन दोनों को एक फाइट में एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ रहा है। ये इसे बहुत अजीब लगता है। इन दोनों को स्टार्ट सिग्नल मिल जाता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होती है, व्यू कुछ एक्शन के बगैर फ्लैंग को कहती है कि तुम रस्सी छोड़ दो, लेकिन फ्लैंग रस्सी नहीं छोड़ रही होती। ये बार बार बस यही कह रही होती है कि तुम रस्सी छोड़ दो और ये कहते कहते दोनों जमीन पे बैठ जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद फ्लैंग व्यू को कहती है क्या हम दोबारा से दोस्त नहीं बन सकते, और इस बात पे व्यू फ्लैंग को गले लगा लेती है और ये दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेती हैं। ये दोनों ही अपने हाथ से रस्सी निकालती हैं और एक साथ ही फेंकती हैं और इस पे इनको कोई पॉइंट नहीं मिलता, जिसपे मास्टर कहते हैं कि अब अगली लड़ाई जो है मैक और फेंगुंग के दरमियान है, तो अब यही डिसाइड करेगी कि आखिर विनिंग टीम कौन है। फेंगुंग और मैक भी बिल्कुल फ्लैंग और व्यू की तरह ही करते हैं, दोनों भी एक साथ ही अपने हाथ से रस्सी निकालते हैं और एक साथ ही जमीन पे फेंक देते हैं ताकि पॉइंट किसी को भी ना मिले और ना ही इनको एक दूसरे को मारना पड़े। इस पर मास्टर इन पर चिल्लाने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों ने जो किया है इससे तुम लोगों को ये मालूम है कि तुम लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इससे मैक कहता है कि हमें ना खाना मंजूर है, लेकिन हम एक दूसरे को मार नहीं सकते। बाकी सब स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हमारे लिए भूखा रहना कोई मसला नहीं है, हमें काफी आदत हो चुकी है पहले ही इसकी। मास्टर इसके बाद वहाँ से चला जाते हैं और इस तरह से मैक और मॉक की आपस में सुलह भी हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं
और एक दूसरे को माफ कर देते हैं और ये सब आपस में एक दूसरे को हक करते हैं क्योंकि इन्होंने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हुए सजा तो मौत ले ली, लेकिन ये एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ उन चारों को वैसे ही बिठा के रखा होता है। रात हो जाती है। मैकी हेडमास्टर को कहती है कि हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मास्टर कहती है कि अगर तुम लोग अपनी गलतियों को मान लेते हो तो टेबल पर जो कुछ पड़ा है वो तुम लोग खा सकते हो, बल्कि इसके अलावा मैं तो तुम लोग के लिए एक पिकनिक बास्केट भी लाई थी। व्हाइट कहती है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने जो किया वो गलत था। मैकी भी यही कहती है हम कबूल नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। मास्टर कहते हैं कि ठीक है तुम लोग की मर्जी है। और तभी जंगल से एक खौफनाक चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो सुनते ही मास्टर फौरन को कहती हैं कि मैं अभी देख के आती, तुम लोग अपनी जगह से मत हिलना। मास्टर के जाने के बाद दोबारा चीखों की आवाज आती थी। बेथ कहता है मुझे ये मास्टर डिलेक्ट की आवाज लगती है। ये कहने के बाद ये कहता है कि हमें चल के देखना चाहिए, तो ये चारों भी देखने के लिए चले जाते हैं। ये लोग काफी देर तक मास्टर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बेथ को मास्टर डिलेक्ट मिल जाती है। ये बाकी को भी खबर कर देता है। मास्टर डिलेक्ट की हालत बहुत खराब लग रही होती है। मैकी इनके करीब जाती है तो ये कुछ बोल रही होती है। मैकी कहती है कि आप क्या बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आई। तो ये कहती हैं कि रन यहीं पे है। ये दोबारा अपने फिक्रे को दोहराती हैं। रन होम स्कूल के अंदर मौजूद है और बार बार यही बात कही जा रही होती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।